अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तो खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है जानम और रिहा शाह ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के बंदियों सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करोगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल देखें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना, करना तो आप लोगों ने है मुझे सपोर्ट। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान सी जगह पर पाया, जहाँ किसी को ना पाकर उसकी सांसें अटकने लगी थी। सर दर्द से दुख रहा था, याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती, इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसने जल्दी से आंखें बंद की थी। वो जो कोई भी था आहिस्ता से उसके पास आकर बैठा था, और अब वो उसकी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। तभी उसके लगाकर हुई ठंडा लम्स उसके पाँव को छू रहा है। इससे ये नाटक मज़ीद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ उसके पाँव से लगा रहा था। वो डर रही थी, मगर इसमें इतनी सकत में नहीं थी कि मैं वो चीख चला सके। बेबी आंखें खोलो ना, उसकी गर्दन पर उंगली फेरते इस आदमी ने सरसराते लहजे में उसके कान में सरगोशी की और उसका कान अपने लबों में दबा दिया। एक सिसकी थी जो उसके लबों से निकली थी, उसने घिसाता अपने लबों पर हाथ रखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस आदमी ने झुककर इसकी आंखों पर अपने होंठ रखे, फिर नाक को गाल से उठा हुआ वो इसके लबों तक आया और उसका हाथ लबों से हटाना चाहा, मगर इसने फ़ौरन उसे अपने हाथों से एक उसका हाथ रोका था। कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे, वो मनाई, मगर इससे पहले ही वो उसके नाजुक लबों को अपनी सख्त खुशबू में ले गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों का जाम अपने अंदर ले रहा था। वो ऐसा-ऐसा और उसका दूसरा हाथ उसके जिस्म पर चल रहा था। वो तकलीफ़ से तड़प रही थी। अरे यार बेबी, मेरी दुनिया में खुश-आमदीद। उसकी शाहराग पर लब रखता वो इससे दूर हुआ तो कई आंसू उसकी गाल को भिगो चले थे। अरे रो क्यों रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे कुछ मत करना, देखो प्लीज़। उसके अपने सीने की तरफ बढ़ते हाथ थाम उसने इल्तिजा की। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं, जो तुम्हारे जिस्म व जान का मालिक बन बैठा है। उसके होठों पर अंगूठा फेरते वो फुसरा सा मुस्कुराया था। कौन हो तुम, अपना आप उससे छुड़ाते उसने हल्काते सवाल किया, तो सामने वाले की शातिर नज़रों में एक तपश सी लपकी थी। बता दूँ कौन हूँ मैं, उसके कानों के करीब झुकते उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा, तो वो फ़ौरन से हाँ में सर ला गई। इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे दिल को कर रहा है अभी तुम में समा जाऊँ, मगर बिना नकाह के शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मज़ा नहीं देगा। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ, मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। उसका चेहरा मुट्ठी में दबोचे वो सख्त लहजे में बोला, तो अर्या को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। और तुम तब तक यहाँ कैद रहोगी जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी जगह से खड़ा होते एकदम रुका। तुम्हारे माँ बाप हो, वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान है, तो उन्हें देखना है और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझसे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म और जान का जब मालिक बन जाऊँगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, इसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। और क्या है इस सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ते लगे या महीना या साल, हो सकता है इस वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं और तुम उन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है, मगर इतना याद रखना, मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं। उसको छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया, और उसके जाते ही सिसक उठी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। शादी के जहाँ जहाँ शादी के छियाने बज रहे थे, वहाँ आज माता का समा था। मेरी बच्ची को ले गए कर आए शम्स साहब, कैसे भी लेकर आए। कहाँ से लाऊं मैं वक्त, कहाँ से गवा हुआ है, उसका ज़बरदस्ती लेकर गए हैं, कोई मुतालबा भी नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है उसे, वो खुद टूट-फूट का शिकायत अपनी बीवी को कहाँ से तसल्ली देते। अम्मी वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो। उस तरह की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ा। सब बर्बाद हो गया, सब माशरा थूकेगा हम पर, मेरी बच्ची को ज़िंदा दरगो कर देगा ये माशरा। क्या गलती थी उसकी, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे मेरी बच्ची का दो, कोई खुदा का वास्ता है मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो रोती सिसकी जा रही थी, अपनी हालत ख़राब कर ली थी, मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब बेबस थे। इसी तरह माँ को अंदर लेकर जा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिला हो। बस फिर भाई कैसे हैं अब, पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता कुछ भी। अगर मैं भी हार मान गया, टूट गया, तो मेरी बेटी कभी नहीं मिल पाएगी।
आप परेशान ना हो, आप देखना जल्द आ जाएंगी। अभी उन्हें तसल्ली तो दे दी थी, मगर उसका अपना खुद का दिल रो रहा था। क्यों उनकी खुशियों को नजर लग गई थी। कमरे में लाल रंग की हल्की रोशनी बहली हुई थी, जो माहौल को रोमानी बना रही थी। बिस्तर पर लेटे जमील ने मकबूल आंखों से सामने देखा, जहाँ ड्रेसिंग के सामने से वो सीना खड़ी थी। वह ऐसा से कदम और बढ़ाती उसकी तरफ जाने बढ़ी। इससे पहले वो अगला अमल करता, बजते फ़ोन ने उसका मूड ख़राब किया था। वो बदमज़ा सा अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने उसे दो सोफे पर बेड-जमान पाया। एक हाथ सोफे की पुष्ट पर फैलाए वो दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। आगे स्टोव के पास से गंदगी करके उसके लहजे में जमील के लिए हकारत ही हकारत थी। बॉस, वो उसने कुछ कहना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुत्ते तुम्हारे मालिकन को ढूंढ रहे हैं, इनका मुंह बंद करवाओ। जी की ताबेदारी का मुजाहरा करता वो उल्टे कदमों वापस हुआ था, मगर चेहरे के तासरात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी रंगीन रात की बर्बादी उसे पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ, इतना क्यों लटका हुआ है? वो बाहर आया तो सुबहान की बकवास ने उसका दिमाग ख़राब किया था। कितनी मुश्किल से हाथ आती है वो, और किंग के इस मसले की वजह से सुकून भी नहीं ले सका मैं। इसका मूड ठीक ठाक ख़राब था। रिलैक्स, एक बार ये मसला हल हो जाए फिर तो मौज ही मौज है। वैसे भी ऐसा तो पहली बार हुआ है कि अपने बॉस को कोई पसंद आई हो। हाँ, पसंद आई, वो भी एक पुलिस अफसर की होने वाली बीवी। अबे वो एक नया अफसर बना है, उसकी पहुंच इतनी नहीं जितनी अपने बॉस की है। वो पाताल में भी चला जाएगा तब भी नहीं ढूंढ पाएगा अपनी मंगेतर को। सुबहान के लहजे में गरूर था। उसकी बात पर जमील सा झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। मूड तो सारा ख़राब हो ही चुका था। चल ना यार, मूड तो ख़राब ना कर, मत कर। कुछ खाएगा या बस यूं ही मुंह फैलाकर बैठा रहेगा? मैंने लाख से ऊपर दिए थे इससे मिलने के लिए और सब बर्बाद हो गया। तू जानता तो है अपना काम, फिर भी तू बता मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? शादी कर ले। सुबहान ने मशवरे पर उसके आग लगी थी, मगर कुछ बोला अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुताबिक था। वैसे जमील, तूने कभी सोचा है कि किंग आखिर देखता कैसा होगा? नहीं, पहले सोचता था, मगर फिर इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया क्योंकि मुझे चिढ़ होने लगी थी। वो काम करता है और काम मांगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो वैसे भी जैसे उसका मार्क्स है सख्त, वैसे ही उसका दिल है पत्थर जैसा। मुझे इस मामले में तो मोहब्बत कहीं से नहीं लगती। बस अब भी या वो ना जाने कितने सालों से उसका इस काम में था और किंग के साथ था। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वो ये सब कह रहा था। लगता तो मुझे भी यही है, मगर वो किंग है, उसका हर कदम अब ऐसा होता है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। देखते अब ये कौन सा झटका हमें लगने वाला है। खुद को तैयार कर लो। अब लैपटॉप ऑन करता वो अपने काम में मगन हो गया। सुबहान ने अपना काम शुरू किया था। इस छोटे से कमरे में उसका दम घुट रहा था। ज़िंदगी ने कैसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था, उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज से उसकी शादी शुरू होने वाली थी। ढोलकी माया मेहंदी लगा, मगर किस्मत ने कैसा खेल खेला था। चेहरा आंसू से भीग चुका था। हाथ की फुर्सत से अपना चेहरा साफ करते उसने सामने टेबल पर रखे खाने को देखा था। कल से वो भूखी थी, उसका दिल तक नहीं कर रहा था वो कुछ खाए, इसलिए वापस से घुटने में मुंह देकर वो सिसकी। अपने जिस्म पर इस आदमी का रेंगता हाथ उसे अभी तक महसूस हो रहा था। उसे यहाँ से फरार चाहिए थी हर हाल में। ज़िंदगी कितनी पुरसकून थी। वो अपने माँ बाप और बहन के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब सफ़ीर उसकी ज़िंदगी में आया, उसके माँ बाप को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने लम्हा नहीं लगाया उसका रिश्ता तय करने में। उनकी मंगनी 2 साल से थी। इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लिया। अब उसकी शादी थी, मगर जिस दिन उसे पार्लर जाना था अपने लिए, इसी दिन पार्लर से निकलते ही उसे किसी ने गवाह कर लिया था। और वो इसी दिन से यहाँ थी। बेशक तकलीफ अजियत क्या कुछ नहीं था जो वो इस वक्त महसूस कर रही थी। उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और उसके कमरे का जायजा दिया था। चारों ओर नज़रें दौड़ाने के बावजूद उसे कुछ नज़र ना आया तो मायूस होकर वो अपनी जगह आकर बैठी थी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल खुदा के लिए। गिड़गिड़ाते रोते हुए फरियाद कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। वो मार्क्स वाला एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ। अभी तक भूखी बैठी हो, क्या मरने का इतना शौक है? उसके पास बैठते किंग ने खाने की प्लेट को देखा था। यहाँ मरना है मुझे, क्योंकि यहाँ से निकल कर तो वैसे भी पल पर मरना है, तो आज ही सही मार दो मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ, मार दो। उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखते हंसियानी अंदाज में चीख रही थी। किंग ने बगौर उसका ये रद्द-ए-अमल देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ऐसे कैसे मार दूँ? अभी तो मरने नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपना बनाना है। उसके बिखरे बाल एक तरफ करते हुए ख्वासत से हंसा था। नफरत है मुझे तुमसे, आई समझ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसके सीने पर हाथ मारते हुए चलाई तो किंग ने एक नज़र उसके होते सिसते वजूद को देखा। उसकी आंखों से अजीब सी तपिश निकल रही थी।
तो तुम्हें मुझसे नफरत है? आंखों में सुलगती आग और जैसे जज्बात लिए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। तो उसने फ़ौरन से हाँ में सर लाया। तो बस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बस थोड़ा और इंतज़ार, फिर तुम पछताओगी अपने लफ्ज़ों पर। तो उसका मुंह मुट्ठी में दबोचे हुए गिराया था। उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगी। उसकी आंखों में आंखें डाले वो बदू बोली। तो किंग ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। गाड़ी के सायरन की आवाज़ चारों ओर गूंजी तो सारा एहलकार अलर्ट हो गए थे। सर आगे आगे हैं, जल्दी करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हुए थे। तभी एक गाड़ी स्टेशन के दूध में दाखिल हुई थी। तो सबने एक साथ सलूट किया था। एक कलाकार ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी से बाहर निकला था। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो शान से सामने आया। तो सबके हाथ एक साथ माथे तक गए। सलाम सर, सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया और उसके अंदर आते ही एकदम एक तरफ खड़ा सफ़ीर उसके पीछे लपका था। सर सर प्लीज़ मेरी बात सुने सर। उसकी वकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुके थे। उसने गर्दन मोड़कर और एक वर्दी में उस अपने नए भर्ती होने वाले अफसर को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। सर वजदान प्लीज़ मेरी बात सुने प्लीज़। वो इसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वजदान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ था। क्यों गिड़गिड़ाना एक पुलिस वाले को जेब नहीं देता। अंदर चलो, उसे कहते वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। तो वजदान उसके पीछे आया था। कहो क्या मसला है? सर मेरी मंगेतर लापता है सर। मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक अफसर होकर इतने बेबस नहीं हूँ सर, बस मजबूर हूँ। उसकी इज्जत आँच आई तो उसके घर वाले मर जाएंगे। तो बेहतर यही है कि उसे ढूंढना वापस ना ढूंढो। अब तक ना जाने उसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बहुत रहम था। सब जानते थे उसकी सुरमई आंखों में कई राज कशीदा थे सर। उसे धचका नहीं लगा था इस बात पर मगर वो फिर भी सहम गया था। मुझसे क्या चाहते हो आप? इस केस को देखें। वो इल्तिजा कर रहा था और फिर कुछ देर इन आंखों के सामने वाले को जांचता था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल दे दो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इतना कहते उसने अपनी फाइल ओपन कर ली। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है। इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से निकल गया। चेहरे पर हज़न और मलाल मलाल छाया हुआ था। उसके जाते ही वजदान ने नज़रें उठाकर दरवाजे की जानब देखा। फिर फ़ोन निकालकर उसने एक मखसूस नंबर मिलाया था। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सफ़ीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो हमसे छुपा रह सके। आई समझ जी बॉस हो जाएगा। सबूर के जवाब पर उसने सर हिलाकर फ़ोन बंद किया। आंखों में कई सोच के पहलू उभरे थे। आज उसे गायब हुए हफ्ता होने को आया था। जिस घर में शादी गूंजे शियाने गूंजने थे वहाँ अब से मातम था, आंसू थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वक्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लगी थी जबकि शम्स साहब बेचारे उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सिद्रा ने बेचैनी से सामने कमरे की जानब देखा जहाँ उसकी माँ बिस्तर से लगी हुई थी। आ जाओ वर्हा, प्लीज़ आ जाओ, देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या रहा। प्लीज़ आ जाओ, देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। उसकी तस्वीर देखते वक्त इसकी थी कितनी मोहब्बत थी इन दोनों बहनों में बचपन से लेकर अब तक। वो ये भी जानती थी कि अरहा को सफ़ीर से मोहब्बत नहीं है मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा उस सब का? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। वो अकेले रह गया। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी थी। इस वक्त कौन आ गया करीब में? वक्त देखते वो चौंकी थी और फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सफ़ीर की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। सिद्रा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर दाखिल होते ही सिद्रा ने दरवाज़ा बंद किया था। सफ़ीर भाई कुछ पता चला अरहा का? उसे बैठते देख वो बेचैनी से पूछ बैठी तो सफ़ीर ने नाम में सर लाया। मैंने अपने बड़े अफसर से बात की है सिद्रा, आप देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक हैं? अब ठीक नहीं है। अम्मी की तो तबीयत ही नहीं संभल रही। अब अभी कोशिश कर रहे हैं मगर वो कमज़ोर है, नहीं कर सकते। कुछ खो दिया है हमने। रेहा को उसे बताते बताते वो रो दी तो सफ़ीर को कुछ समझ ना आया वो उसे कैसे चुप कराए। परेशान नहीं हो, मैंने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। उसके कंधे पर हाथ रखे सफ़ीर ने उसे तसल्ली दी तो वो सर हिला दिया। आप थक गए होंगे, मैं खाना लाती हूँ, फ्रेश हो जाएं। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होती वो अपनी जगह से उठी थी। सफ़ीर उसकी शर्मिंदगी समझ गया था जब भी खामोशी से सर हिलाकर फ्रेश होने चला गया। जब से अरहा गायब हुई थी वो शादो नादर भी घर जाता था और अब भी वह सुबह से इसके लिए ख्वार हो रहा था। सिद्रा ने उसे खाना ला कर दिया तो चुपचाप खाना खाने लगा। दिमाग बिल्कुल कुछ भी सोचने समझने के काबिल फ़िलहाल नहीं था। तो फिर भाई आप खुद को परेशान मत करें, हल्कान मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को थकाओ मत। उसकी टूटी हालत पर सिद्रा को तरस आया था। वो खुद भी मजबूत बनी हुई थी क्योंकि अब माँ बाप का वाहिद सहारा वही थी। इस अंधेरे कमरे में रह रहकर वो रोशनी को भूल गई थी। वो शख्स उसका आया अभी तक वापस नहीं
उसका अभी तक वापस नहीं आया था। वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आज उसे यहाँ आए हफ्ता हो गया था और ये गुजरा एक हफ्ता उसके लिए किसी साल से कम नहीं था। ये तकलीफ रो रो कर अब आंखें भी खुश्क हो गई थी। जिंदा रहना नहीं चाहती थी मगर फिर भी जिंदा रहना था, ये उसकी मजबूरी थी। खाना पानी वक़्त पर उसके लिए आ जाता था। वो अभी तक अपने अगवा का मकसद नहीं समझ पा रही थी। वो कोई अमीर तरी लड़की नहीं थी जिसकी दौलत के लिए उसे अगवा किया जाता। ये गुत्थी सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझी जा रही थी। खाने की ट्रे एक तरफ करके वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई और खुद को चादर में छुपा लिया। इस जगह उसके लिए ज़रूरत ही हर हर शायद ही, मगर फिर भी सब अंधेरा था। वो गहरी सोच में थी जब दरवाज़ा खुला था। एकदम से समटी थी खुद में। उठो बाहर चलो, किंग का हुक्म है, तुम्हें बाहर बुलाया जाए। सुबहान की तरफ आवाज़ पर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। सुबहान का चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। चादर को अच्छे से लपेटे हुए मरे कदमों से उसके हमरा बाहर आई तो इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देख उसकी आंखें चुंझला गई थी। उसने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा। सुबह ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो गहरा सांस भरा। जल्दी करो, फ़ौरन मुझे पीछे आओ, गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ा तो वो आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी। अजीब सी सुनसान राहदारी पर यह कोई पुराना सा घर था या कोई इमारत। उसके पीछे चलते चलते वो एक कमरे में दाखिल हुए थे। वो बड़ा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बड़ी सी टेबल रखी थी। वो इस टेबल के दूसरे सिरे पर वो बड़ी जमा था जिसने उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत थी। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद सूरज देखकर। ऐसा से आगे होकर हाथ टेबल पर रखे वो मज़े से बोला तो और आपका दिल किया उसके सामने रखी बोतल से उसका सर फोड़ इस शख्स का सर फोड़ दे। जवाब नहीं दोगी, उसे आपस में होंठ पोस्ट करके देख, वो स्पॉट लहजे में बोला तो और ने गुस्से से मुंह फेर लिया। किंग का कहका इस कमरे में गूंजा था। चलो मत जवाब दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ जवाब। अपनी जगह से उठते वो आहिस्ता से उसकी जानब बढ़ा तो उसकी जान खुश्क हुई थी। गैर महसूस अंदाज में उसने अपने कदम पीछे लिए थे मगर वो ज़्यादा पीछे हो ना सकी क्योंकि अब वो एक जस्ट में इस तक पहुँच कर उसे दवा से लगा गया। बैक बहुत वक़्त ले लिया। अब नकाह की तैयारी करो, आज शाम नकाह है हमारा। उसके चेहरे पर आईलिड को फूंक से पीछे करता वो उसकी जान अपने लफ्ज़ों से निकाल गया था। नहीं करनी तुमसे शादी, मार दो मुझे। उसके सीने पर हाथ मारते वो चलाई तो किंग ने नागवाई से उसे देखा। थोड़ी आवाज़ रात के लिए भी बचा कर रखो, तब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पेश आएगी। वो जो मैंने अंदाज में कहता वो उसको शर्मिंदा कर गया था। तुमसे नफ़रत है थी और रहेगी, कुछ भी कर लो मगर देखना तुम्हें सज़ा मिलकर रहेगी। उसे कहते उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया था। चलो देखते हैं, तुम भी यही, मैं भी। उस इसी आंखों में आंखें डाले वो चैलेंज देने के अंदाज में बोला। उसे आग लगा गया। सुबहान की हमराही में वो वापस कमरे में आते आते बहुत कुछ सोच चुकी थी। उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। टेबल पर फाइल फेंके वो अपनी जगह से उठा तो सबूर भी साथ उठा था। इस केस पर काम करो, मुझे एक काम से जाना है तो कल तक इसे सोल्व करके रखना। सबूर को हदायत देता वो अपने अपार्टमेंट आया था। घर में जैसे ही उसने कदम रखा दिल पर बोझ सा आ गया था। बिखरा बिखरा खाली किचन। वो अपने काम में इतना मगन रहता था कि उसे ज़रा वक़्त नहीं था कि वो ये सब कर सके। दूसरा मेड ने भी नौकरी छोड़ दी थी तो वो सारा सामान पैरों से एक तरफ करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा था। काम तो उसने करना था नहीं क्योंकि उसे भी किसी काम से जाना था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो घर लॉक करता अपनी मंजिल पर रवाना हुआ था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। उसके सामने दुल्हन का लिबास मौजूद होता। जैसे उसने खामोशी से उठाया और तैयार होने चल दी। सुबहान उसे खाना देने आया तो उसे दुल्हन के लिबास में देख चटा था मगर बोला कुछ नहीं। आराम से खाना खाकर उसने खुद को तैयार किया और फिर इंतज़ार करने की बजाय उसने आंखें बंद करके खुद को पुरस्कून किया था। दिमाग तेजी से ताने बाने भून रहा था। अरे यार, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हर सूरत यहाँ से निकलना है कुछ भी करके, खुद से कहते उसने अपने पल्लू में कुछ छुपाया था। सूरज कब का ढल सूरज कब का ढल चुका था। वो तैयार थी कि दरवाज़ा खुला था। वो एकदम सीधी होकर बैठी। सामने से सुबह था। गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। इसे खामोशी से खड़ा होता देख उसने तंजिया कहा तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। उसे आगे बढ़ते देख वो जल्दी से उसके आगे आया था ताकि उसे लेकर जा सके। रिया के पास सिर्फ चंद मिनट थे। उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। कभी थोड़ा अंधेरी जगह आते ही उसने हाथ में मौजूद वो गोल्डन पीस पूरी कुव्वत से ज़बान के सर पर मारा था। वो दर्द से कराता एक तरफ गिरा था। बिना उसकी फिक्र किए वो तेज़ी से बाहरी रास्ते की जाने भागी थी। दिन की रोशनी में देखा गया रास्ता भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। तभी तेज़ी से भागते हुए इस इमारत से निकली थी वहाँ। वहीं दूसरी तरफ जमील ने हाथ बढ़ाकर सुबहान को उठाया। नाटक अच्छा करते हो, चलो अब। सुबहान को सहारा देते वो अंदर की तरफ बढ़ा था।
मखमली नाइटी पहने वो 100 उम्र आदमी की बाहों में कहती है ज़िंदगी पहले कभी इतनी हसीन नहीं लगी। ये ज़िंदगी कभी पहले इतनी हसीन नहीं लगी। मैजिबीन की कमर पर हाथ रखे वो उसे करीब करते इस आदमी ने उसकी गर्दन को छुआ तो वो एक अदा से मुस्कुराई। उफ, ये अदा! उसके जिस्म को छूते वो आदमी मदहोश हो रहा था। मैजिबीन ने शराब का गिलास उसके लबों से लगाया तो वो मदहोश साफ उसे पीने लगा। मैजिबीन ने उस तरह से उसकी शर्ट को उतारा तो वो जैसे खुशी से पागल हो गया। सेठ, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, क्या मज़े हैं से यहाँ इतना सामान सप्लाई कर रहे हैं। उसके गाल पर लब रखते वो मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो बड़ा दूर तक मेरा माल जाना है। अगले हफ्ते दुबई एक कंसाइनमेंट जारी है, देखना, तुझे पैसे में तोल दूंगा। उसके लफ्ज़ से पागल होते वो इस पर काबज़ हो गया था और मैजिबीन जानती थी अपना कैंप कैसे पूरा करवाना है। रात हो चुकी थी उसे अपने काम से फारिग होते होते। अब वो तेज़ी से घर की जानब जा रहा था। ठंड घटती जा रही थी, रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। उसने जैसे ही यू टर्न लिया कोई उसकी गाड़ी से आकर एकदम से टकराया। इससे पहले कि बड़ा नुकसान होता उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। शिट! तेज़ी से गाड़ी से उतरते हुए बाहर आया तो सामने ज़मीन पर दुल्हन बनी एक लड़की को मौजूद पाया जिसके पैर पर बंधे रस्सियों के निशान उसे खटका गए थे। अरे कौन हो तुम? उसके पास झुककर बैठते वो बोला तो रिया ने ज़रा सा हिम्मत करके खुद को संभाला। मेरी मदद! इतना कहकर वो बेहोशो आवाज़ से बेगाना हो गई थी जबकि उसका चेहरा देख वजदान पूरी तरह से खटका था। गाड़ी रोकने की आवाज़ सुन इन दोनों ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा था। जुबान के सर पर पट्टी बंधी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठाया तो लिया था मगर अब अगला लम्हा उसकी सांस तक खींच सकता था। वो गज़ब की तस्वीर बना वहाँ आया था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? केबल को ठोकरों में उड़ाता वो आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों की सांस रुक खुश्क हो हुई थी। कहीं वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और रास्ता से जुबान की तरफ इशारा किया जिसके सर पर पट्टी बंदी देखकर इनकी आंखों में खून उतर आया। ढूंढो इसे जमील, हर हाल में चाहिए मुझे वो इससे पहले कि वो अपने घर पहुंचे दबोच कर लाओ इसे। मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सज़ा मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जवान का ज़ख्मी सर देख वो गिराया था। वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूँ। जमील की बात पर उसने कांच की टेबल को जोर से ठोकर मारी थी। बंदा लगाओ काम पर जमील, मुझे वो यहाँ चाहिए कुछ भी हो जाए। आई समझ? पागल दीवाना वो वहाँ से निकला था। होश के जाते ही इन दोनों ने सुकून का सांस भरा था। ढूंढो इसे वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा। उसे खूंखार नज़रों से घूरते जमील ने कहा तो वो सक बचा गया। उनकी नज़र में उसका यहाँ रहना इन दोनों के लिए काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से आज़ाद करवाया था। अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते, इसीलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो उसे ज़ख्मी करके भागी है। मैं ज़ख्मी हूँ, तुम ढूंढो उसे। जवान ने हरी झंडी दिखाने पर जमील खोल उठा मगर फ़िलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारत नहीं कर सकता था। बूंदी बूंदी आंखें खोल उसने अपने भारी होते सर को थामा था। जिस्म में दर्द की ठेसें उठ रही थी। कमज़ोरी ने कहा हद से ज़्यादा थी। उसे लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में और जब दिमाग सुकून में आया तो और गुज़र वक़्त किसी फिल्म की मानद उसके सामने आया था। वो एकदम से घबराई थी और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा इस कमरे से तो 1000 गुना बड़ा था, खुला हवादार। वो अभी सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे की आवाज़ सुन उसका दिल हलक में आया था। खौफ से उसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा था। कमरे में दाखिल होते वजदान ने बगौर उसके तासरात दिखे थे। रिलैक्स, उसे इशारे से रिलैक्स होने का कहता उसके पास आकर खड़ा हुआ तो आर्या ने सर झुका लिया। कौन है आप? झुके सर के साथ उसने पूछा तो वजदान ने उसका झुका सर देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई थी, मैं नहीं तो आप नहीं बचाते। मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फुट फुट कर रो दी तो वो जानने गहरा सांस भरा। देखिए, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। उसके पास बैठते हुए जान ने उसे अपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई। और फिर सोचते उसने सब कुछ उसे बताना शुरू आखिर तक एक एक लफ्ज़ उसे बताया और उसकी बातों पर वजदान को झटका लगा था। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफ़ीर की? वो बस सोच कर रह गया। किंग, यही नाम लिया ना आपने? जी। तो एक बहुत ख़तरनाक इंसान है। मुझे हैरत है कि उसके साथ वो रहकर आप अब तक महफूज कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन
मुझे बस वहाँ वापस नहीं जाना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूँढ लेगा। बलिदान की बात पर उससे खौफज़दा होकर उसे देखा, अब मैं कहाँ जाऊँगी और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक आपकी तलाश बंद नहीं कर देता, आप यहाँ मेरे घर रह सकती हैं। बलिदान को फिलहाल एक ही यही हल नज़र आया। मैं यहाँ कैसे? उसने परेशानी से उसे देखा। उससे पहले कि बलिदान उसे कोई जवाब देता, उसका फ़ोन बजा था। नंबर देख उसने गहरा साँस भरा था। आप आराम करिए, मैं बात करके आया, उसे कहते हुए वो बाहर अपने रूम में आया और फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है खुद से कभी माँ को का फ़ोन कर ले। तस्नीम बेगम की आवाज़ पर उसने दांतों तले लब दबाया। यार अम्मा, आपको पता तो है मेरी रूटीन। हाँ, बस इस नौकरी के चक्कर में बूढ़ा हो जाना। मैं बता रही हूँ वजदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है, तो आओ आ गाओ यहाँ। वो रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह करवा दूंगी, ताकि मरने से पहले अपने पोते पोतियों का चेहरा तो देख सकूं। अम्मा, उसके मरने की बात पर वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तू मुझे अम्मा अपनी अम्मा नहीं कहेगा। अब ऐसे तो ऐसे ही से उसे से खोलते वो फ़ोन बंद कर गई। उसने गहरा सांस भरा था। पहले ही ज़िंदगी में इतने मसले थे, अब ये एक और नया मसला। फ़ोन बंद करके जब वो जैसे ही मुड़ा, डोरबेल की आवाज़ पर वो दरवाजे तक आया था, जहाँ सबूत का मुंतज़िर था। आ जाओ स्कूल, आ जाओ स्कूल। खैरियत है सब बॉस? ये लेडीज़ कपड़े, उसने रेहा के लिए कुछ सामान मंगवाया था और वही सबूत देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हैं? उसके तासरात देख सबूत को हंसी आई थी, मगर वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूत के पूछने पर वो उससे सब बताता चला गया, तो उसकी बातों वो खुद भी परेशाान हुआ था, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके फैसले का, अगर आप राज़ी हो। ऐसा आप रिया मैरिज शादी कर लें, इस तरह नहीं उन्हें रहने की छत मिल जाएगी और आपको इस शादी नामी बलान से छुटकारा। आंटी फिर आपके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। जब मामला ठीक हो जाएंगे तो रिया मैडम जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। वहाँ ख़राब है तुम्हारा? वो लड़की जो मुझे अभी चंद घंटे पहले मिली है, मैं इससे शादी कर लूँ ना? बस इस तरह हमें किंग तक रसाई मिल सकती है। आपका फ़ायदा ज़्यादा है। सुबुर की बात पर सोच में पड़ गया, ज़रूर पड़ा था, मगर इतनी जल्दी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था। आप सोचिए इस बात पर। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरी काम है। उसे रास्ता दिखाता सबूर वहाँ से किया तो वो अंदर कमरे में आया, जहाँ वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कपड़े हैं और कुछ सामान आपके लिए। टेबल पर सामान रखते उसने रेहा को तवज्जो किया, तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर सामान को। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुमान में छोड़ रहे हैं? क्यों? इस बात पर वजदान के चेहरे पर बल आए थे। मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती, नहीं चाहती कि मैं वापस घर जाऊँ और मेरे वालिदैन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। उसके आगे हाथ जोड़ते वो आंसी हुई, तो वजदान ने लम्हे को खुद सोचा, मेरे पास इस मसले का एक हल है, मगर शायद आपके लिए मंजूर ना हो। ऐसा हाल? उसने चौंके वजदान को देखा। आप मुझसे निकाह कर सकती हैं जब तक किंग का मसला हल ना हो जाए। इस तरह आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप एक महफूज जगह पर रह लेंगी। दूसरा, मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद? उसकी बात पर वो हैरतज़दा थी, मगर मदद के नाम पर उसके कान खड़े हो गए थे। मेरी मदद चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं फ़िलहाल किसी भी रिश्ते में बंधने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपसे निकाह से हम दोनों का फ़ायदा होगा। मेरी माँ भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करेगी और आपको घर भी मिल जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएँ तो आप जहाँ मर्ज़ी चाहें जा सकती हैं। वजदान की बात पर वो वाक़ई सोच में पड़ गई थी। क्या वाक़ई ऐसा करने से उसके मसले हल हो जाएंगे? देखो, ये सब तुम्हारी मर्ज़ी के साथ होगा। मैं बस इस किंग तक पहुँचना चाहता हूँ, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है, आज तक एक भी लड़की ज़िंदा नहीं मिली। जानती हो, मैंने न्यूज़ में देखा था, मगर मैं नहीं जानती इसने आज तक क्यों मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार किया था, वो इसलिए क्योंकि तुमसे ज़रूर उसका कोई ना कोई मतलब जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो रहा होगा। तो क्या वो मेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुंचाएगा? अब एक नए डर ने सर उठाया, तो वजदान ने इसका मासूम सा चेहरा देखा। जब तक तुम इन दोनों के पास नहीं हो तब तक वो लोग महफूज हैं। वो सबसे पहले तुम्हारे घर और करीबी रिश्तेदारों में तुम्हें ढूंढेगा। अगर तुम नहीं होगी तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा। वजदान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे अपने घर का एड्रेस दो फ़ौरन। वजदान ने इतने अचानक कहा कि रेहान ने चौंक कर उसे देखा। इन लोगों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है मिस रहा। उसकी बात का मतलब समझते उसने जल्दी से अपना एड्रेस उसे लिखवा दिया था, और फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची कि उसे वजदान से ये नाम की शादी करनी है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। उससे वापस जाते देखो, जल्दी से बोली, तो वजदान ने भाई को बढ़ते कदम रुके थे। कल मैं नकाब को बुला लूँगा, मगर मेरे वली। उसे बाहर पढ़ते देख वो एक बार फिर बोली, तो वजदान ने गहरा सांस भरा। हालात आपके सामने हैं, हम किसी को आपकी यहाँ मौजूदगी का नहीं बता सकते। मौलवी से पूछ लूँगा और फिर उसके बाद ही ये निकाह होगा, आप बेफिक्र रहें। उसे कहकर वो रुका नहीं था, और उसके जाते ही आंसुओं ने तो आतर से रिया के बाल भिगोए थे, क्योंकि ज़िंदगी
इतनी मुश्किल हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी क्या खबर है तेरे पास इस आदमी की कड़क आवाज़ पर। उसने अपनी साड़ी में छुपा वो एनवेलप उसके आगे फेंका था और अपनी ऐसी जरूरत वही कर सकती थी। इसमें है सारे खबरें, और अगर आईना मेरे से ऐसे बात की तो याद रखना तुम्हारे लिए काम करना बंद। उसके लहजे पर वो सुलग कर बोली तो आदमी के माथे पर बल आ गए। एक तो आइफ होकर मुझे तेवर दिखा रही हो, क्या औकात भूल गई हो अपनी? मुझे मेरी औकात तो बहुत अच्छे से पता है सरकार के। तुम जैसी इज्जतदार लोग भी अपनी औकात भूल कर अक्सर हम तोइफों के कदमों में ढेर हुए नजर आते हैं। उसकी काटदार आवाज़ पर सामने वाले के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। पर ये ज़बान आ गई है महजबीन भाई, जब काम बड़े करती हूँ तो ज़ुबान भी बड़ी करनी ही पड़ती है, वरना तेरे जैसे मुझे नोच खाए को तैयार रहते हैं। दिलीर अंदाज में कहती वो वापस के लिए मुड़ी थी। इस आदमी ने बेबसी से मुठ्ठियाँ भींची, क्योंकि वो चाहकर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो इस जगह थी जहाँ कोई नहीं था। एक बार मतलब पूरा हो जाए फिर निकालता हूँ मैं तेरी अकड़। गुस्से से बड़बड़ाता वो वहाँ से निकलता चला गया, और उसके जाते ही दरवाजे की ओर से महजबीन की चमची बरामद हुई। भाई इसका क्या करना है? वो हद से ज़्यादा बकवास कर रहा था। करने दे गुलाबो, करने दे, अभी वो बस ज़ुबान ही चला सकता है बहुत, मगर आगे जाकर उस काबिल भी नहीं रहेगा। हकारत से कहते हुए वो कहका लगा उठी थी, ये मेरी दुनिया है और यहाँ सब मेरी मर्ज़ी चलती है। मेरा सिक्का चलता है, कितने आए कितने गए, क्या कभी गायब होने वाले की कभी किसी ने खबर ली? उसकी बात पर गुलाबो हंस पड़ी। चल जा, तेरी कर तैयारी कर, मेरी आज बड़े नवाब को ऐश करवाने हैं। बाल को चुटिया से आज़ाद करती वो अपनी जगह से उठी थी। मौका ख्वान के साथ सबूर अपने चंद दोस्तों को लाया था ये का हो सके। अंदर वो बैठ के अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर मातम के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दंदल से निकली तो एक नई परेशानी ने उसे घेर लिया था। एक अजनबी जिसे वो जानती तक नहीं थी, उससे शादी करना उसके लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम था, मगर उसने ये करना था उस अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। चंद दिनों में ही उसकी ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो गई थी कि उस तरह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ देर बाद निकाह आए और निकाह की रस्म अदा की। वो मिनटों में एक अजनबी के साथ बांध दी गई थी। अब एक नई कहानी का आगाज़ होने लगा था, जिससे वो जान थी। किंग के कुत्ते पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, और जमील और सुबहान एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे, जो विपरीत शेर की तरह भड़का था। किंग रिलैक्स, वो मिल जाएगी। मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया जो वो गायब हो गई? किंग तुमने अपने बंदों को लगाया तो है काम पर, वो ढूंढ लेंगे उसे। मिलना तो उसे पड़ेगा, चाहे वो पताल में ही क्यों ना ली जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी आंच थी। उसके घर के बाहर आदमी सबसे पहले भेजे भेजे थे, मगर वो अभी वहाँ नहीं गई थी। किंग, उसका बाप और मंगेतर उसे भी ढूंढ रहे थे। माँ बाप के पास जाने की गलती वो कभी नहीं करेगी। इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए और माँ बाप के लिए मुसीबत खड़ी करे। वो ज़रूर किसी दारोमदान गई होगी। इस शहर के सारे दारोमदान कंगाल लो बॉस, हो सकता है शहर से बाहर निकल गई हो। सुबहान की बात पर किंग ने खौफनाक नज़रों से उसे देखा था। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। शुक्र करो कि अभी तक जिंदा सलामत हो, वरना आज तुम्हारे टुकड़े भी किसी को नहीं मिलते। वो सुबहान पर गिराया तो खौफ से उसका दिल कांपा था। वो वाकई किंग था जो कुछ कर भी सकता था। जमील सारे बस अड्डों स्टेशन पर आदमी भेजो, वो कोई अभी मुझे ज़िंदा चाहिए। जिस दिन वो मुझे मिल जाए गए ना, इस दिन उसे पता चलेगा कि किंग से धोखे करके कितनी बड़ी गलती की है उसने। किंग उसे सर पर बैठाने चला था, मगर वो कदमों में रहना चाहती है तो ऐसा ही सही। उसके लहजे में सिवाय नफरत के इसके लिए और कुछ भी नहीं था। सुबहान और जमील खामोशी से उसका ये जुनून भरा अंदाज देख रहे थे। न जाने कितनी लड़कियां आई और गईं, मगर किसी लड़की के लिए किंग की इतनी जुनूनियत देख वो दोनों भी अब खौफजदा हो गए थे अपने साथ। इन दोनों ने इस लड़की को भी अब एक ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में झोंक दिया था। वह एक आतिश था, एक आग को खुद को जलती थी, मगर अपने साथ वो दूसरों को भी जला कर खाकस्तर कर देती थी। एक ऐसा लावा था जो कभी ठंडा नहीं हुआ था, और इस आग पर इस लड़की के भागने ने घी का काम किया था। सुबहान उसे कैसे भी करके ढूंढना है हमने। जमील की बात पर कुछ सोचता सुबहान चौंक कर उठा था। हाँ, कैसे हम में से कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है इस वक्त। मालूम करना पड़ेगा, वरना किंग पागल हो जाएगा, और जब वो इस लेवल पर जाता है तो क्या होता है ये तो भी जानता है। सुबहान उसकी बात पर सर हला गया। यही तो सबसे बड़ा डर था इन दोनों को, कि वो जुनून की हद तक ना जाए, मगर अब वो देर हो गई थी। अब उसे ढूंढने के सिवा इन दोनों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बेड पर बैठे वो बेआवाज़ रो रही थी। जिस शख्स से उसकी शादी थी वो तो कहीं था ही नहीं। वो खुद को किसी और को सौंप चुकी थी। ये निकाह मजबूरी में ही से, मगर अब हो गया था।
घुटनों के गिर्द बाजू बांधे वो उदास सी थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोल वजदान अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर वो खुद में सिमटी थी। ठीक हो? उससे पूछने वो आंसू पोंछते खामोशी से हाँ में सहल आ गई। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त। मुझे यकीन है आप पर। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी थी कि अचानक उसका सर बुरी तरह से चकरा गया। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, वजदान ने आगे बढ़कर उसे थामा था। इससे घबराकर वजदान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा। इसकी खुशबू उसके वजूद को अपनी लपेट में ले गई। वजदान ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो दोनों का दिल एक ही लय पे धड़का था। रेहा ने आंखें खोल उसे देखा, जिसका चेहरा उसके बेहद नज़दीक था। इतना नज़दीक कि अगर वो कुछ कहती तो उसके अल्लाह वजदान के लबों से टकराते। वह एकदम से इसके पास से उठी तो वजदान एकदम सीधा हुआ था। दोनों का दिल पूरी स्पीड से धड़क रहा था। खाना खाए ने आ जाओ। इतना कहकर वो रुका नहीं और उसके जाते ही रिया ने खुलकर सांस ली थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो वजदान ने उसके लिए जगह बनाई। तब वो सोफे पर उसके बराबर बैठी थी। इन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में आ गई, जबकि वजदान किसी काम से बाहर चला गया था। इतना बिखरा घर देख उसे वहशत हो रही थी, मगर सर दर्द के बायस वो कुछ नहीं कर सकी और गहरी नींद में उतर गई। दूसरी तरफ वो घर से निकलकर सीधा सबूर के पास आया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो नकाह हुआ है आपका। सबूर की बात पर वजदान ने घूर कर उसे देखा। बहुत नॉर्मल हालात में हुआ है ना ये नकाह? बॉस अब हो तो गया है। देखिएगा, आखिर में आप दोनों को एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। सबूर की बात पर उसने बेजारी दिखाई। फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा, बताओ क्या खबर है किंग के बारे में? सीट पर बैठते उसने फाइल उठाई थी। कुछ खास नहीं, उसके आदमी हैं जो यहाँ वहाँ भाभी की तलाश में है। कौन भाभी? बस वजदान ने उससे चौंक कर देखा। बॉस, अभी तो नकाह हुआ है और आप भाभी को भूल भी गए। अपना मुंह बंद का क्या लोगे सबूर? गुस्से से फाइल फेंकते वो गिराया तो सबूर ने होठों पर उंगली रखी थी। सॉरी बॉस। वैसे सर कलेक्टर साहब गायब हैं। आखिरी बार उन्हें घर से निकलते देखा गया था और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इत्तेफाक से वो अपना मोबाइल घर ही छोड़ गए हैं, इसलिए कोई खबर भी नहीं है उनकी। कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कलेक्टर बिना सिक्योरिटी के घर से निकले और मोबाइल भी ना ले जाए? इस केस की फाइल देखो, वो परेशानी से बोला। सर, बड़े अफसर तेजी से गायब हो रहे हैं। आपको बड़े अफसर के साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं करनी, अब अपना काम करना है। सबको अलर्ट कर दो और सब बुरा वक्त आ गया एक्शन का। ओके सर, उसे सलूट करता वो वहाँ से चला गया तो वजदान ने के माथे पर कुछ सोच की लकीरें उभरी थी। वो एक काबल अफसर था और उसे जब कौन सी चाल चलनी थी वो अच्छे से जानता था। अब क्या हुआ? किंग परेशान हो अपने लव किंग की कंधा पर रखते हुए भी उसके सीने से लगी थी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए माँ। ऐसा क्या है इस लड़की में कि मैं बाहों में हूँ और तुम्हें उसकी याद सता रही है? वो एक ऐसा मोहरा है जो मुझे मेरे दुश्मन तक पहुंचाएगा। ज़रूर कोई ऐसा है जिसको उसका पता था। तभी तो उस रात वो जो बहुत खुश कहते कहते रुक गया था, क्योंकि वो किंग था। मैं जबीन को इससे ज़्यादा शायद ही कोई जानना था होगा। परेशान नहीं हो किंग, वो मिल जाएगी। उसके लबों को छूते वो उसे बेफिक्र करने की खातिर बोली थी, मगर वो बेफिक्र नहीं हो सकता था। इतने सालों में इससे पहली बार हुआ था कि कोई उसके जंगल से निकल कर भागा हो, और ऐसा भागा कि अभी तक उसका नामो निशान भी नहीं मिल सका। उसका सर सीने पर से हटाकर वो उठा तो महजबीन ने उसकी पुश्त को देखा, जो जॉब शर्ट पहन रहा था। मत जाओ किंग, आज तो मत जाओ। वह इससे मोहब्बत करती थी बेहद से ज़्यादा। यहाँ रुककर मैं मज़ीद अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। जितना वक्त ज़ाया करना था मैंने कर लिया। अब मेरे पास ज़रा वक्त नहीं। पुलिस मेरे पीछे है और मुझे हर हाल में इस मुश्किल से निकलना है। वो दोनों नाकारा हो चुके हैं। मैं इन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके पास हाथ तेज़ी से बटन बंद कर रहे थे। तुम क्यों इन राहों पर चल निकले हो? ये तो तुम्हारा रास्ता नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं थे ना किंग। तुम तो किंग भी नहीं थे। उसे उसके कंधों पर हाथ रख माजिबी ने अफसोस से कहा तो उसने गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना जैसी हो गई हो। तुम भी तो मैं जबीन बाई नहीं थी ना। मुझे हालात ने बाई बनाया है और मुझे किंग तुम अच्छे से मेरी मेरी सच्चाई जानती हो। मैं ऐसा नहीं था लेकिन हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है। मेरी मासूमियत छीन ली गई है, तुम गवाह हो इसकी। और अब मैं इस नासूर को ही ख़त्म कर दूंगा जो मुझसे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके सुकून से बैठे हैं। उन्हें अब सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। अब नहीं पता चलेगा कि आखिर किंग है कौन। चेहरे पर मास्क पहने वो वापस से अपने खोल में गुम हो गया था। कोई नहीं जानता था वो कैसे दिखता है, स्वयं मैं जबीन के। मैं रोज़ दुनिया
दुआ करती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, ताकि कल को कोई महज बिन भाई बनने पर मजबूर ना हो, कोई अपनी इज्जत हर दूसरे मर्द के आगे ख़त्म ना करे। उसके कंधे पर हाथ रख वो नम लहजे में कहती अपने आंसू साफ करने लगी। ये आंसू सिर्फ इस इंसान के आगे ही बहाते थे इन दोनों ने, के दुख एक साथ थे, क्योंकि वो दोनों भी एक साथ ही तो थे। एक पल में मजलूम को दूसरे में जुल्म। पूरी रात उसने इस केस पर काम किया था। सर शिद्दत से दर्द कर रहा था। वो चाय भी कई बार पी चुका था, मगर दर्द में कोई खास का फर्क नहीं पड़ा था। घर का सोचती ही उससे कोफत हो रही थी। बिखरा घर उसका मूड खराब कर देता था, मगर अब यहाँ रहना भी मुहाल था। उसे नींद आ रही थी, इसलिए चाबी देता वो बाहर आ गया और घर का रुख किया था। गाड़ी पार कर वो ऊपर आया तो दिलो दिमाग पर बोझ था, मगर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा वो बुरी तरह चौंका था। सामने ही साफ सुथरा घर, उसका मुतज़्ज़िदा पूरे घर में इरशाद अंगेज़ वो खुशबू फैली थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपने काम में तो सारे से ही भूल गया था कि कल एक शख्स उसकी ज़िंदगी में इजाफा हुआ है। वो किचन में आया तो वो दुपट्टा साइड रखे मसरूफ़ थी। जिदान ने गौर से उसके सरापे को देखा। दिल में एक तरफ सी जगी थी। नज़रों की तपिश महसूस कर वो फ़ौरन पलटी मुड़ी थी। जिदान ने इस तमाम अरसे में उसे पहली बार गौर से देखा था। नाजुक सी नफूस खिली रंगत, कमर को छूते बालों हुआ था। उसके मासूम हुस्न के आगे जब भी बेख्तियार होता वो इसके सामने आया था। इससे पहले कि वो कुछ सुनती, विजदान ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? धड़कते दिल के साथ उसने विजदान को खुद से दूर करना चाहा, मगर वो बेख्तियार होता झुककर उसके लबों नाजुक लबों को गिरफ्त में ले गया। रिहा की जान निकलने के करीब थी कि अचानक इस इफ्तिताह पर जिसने शायद को मजबूत से थामा था। विजदान मदहोश सा उसके चेहरे पर झुकाता हुआ था। तभी अचानक उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो दोनों ही एकदम एक दूसरे से दूर हुए थे, और झटके से मुड़कर पीछे देखा, जहाँ एक देर उम्र औरत को देख रिहा के खौफ से वजदान का हाथ थामा था। माना कि शादी होगी, मगर थोड़ा ख्याल भी कर लेते। आसपास का सख्त आवाज़ वजदान के कानों से टकराई तो वो झटके से मुड़ा था। अम्मा खुशगवार हैरत के साथ वो आगे बढ़कर उनके गले लगा था। बताया क्यों नहीं आने का, मैं लेने आ जाता। उनका हाथ थामे वो मोहब्बत से बोला तो उन्होंने एक थप्पड़ उसके कंधे पर रसद किया था। बहू को मुझसे क्यों छुपाया? वजदान, अगर मुझे सबूर ना बताता तो मुझे तू अंधेरे में ही रखता था ना। तूने ऐसा नहीं अम्मा, बस हालात ठीक नहीं थे, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, तो सब कुछ आते वो उन्हें अपने असार में ले लिया। आज इससे मिले अम्मा, ये रिहा है आपकी बहू, और रिहा ये मेरी अम्मी है। आगे बढ़कर रिहा का हाथ थाम कर अपने करीब किया तो उसने बेसख्ता सर झुका लिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वजदान से अलग होते उन्होंने उसे सीने से लगाया तो उसकी आंखें नम हुई थी। तुझे क्या पसंद आया इस भूत में लाडो? उसकी बात पर जहाँ वो हैरत में मुबतला हुआ था, वहीं वो हौले से मुस्कुराई थी। उसके सामने अजीब सी सूरत हाल थी। तस्नीम बेगम ने उसे खुद में बिछा हुआ था। वो बेबसी से वजदान को देख रही थी, जो अपनी अम्मा को इतने अरसे बाद इतना कुछ देख रहा था। बस कर दे अम्मा, मेरी बेगम की जान लेगी क्या? उन्हें मुसलसल इतने प्यार करते देख वो उन्हें टोक किया तो वो हंस पड़ी। तूने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे वजी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसी चाँद जैसी दुल्हन तूने मुझे ला दी कर दी है। उसका माथा चूमते हुए जज्बाती हो गई थी। वजदा ने थोड़ा बहुत सच झूठ मिला कर उन्हें बताया था, और हो मान गई थी वो तो। उसे सही वक़्त पर उनके आने का पता चल गया, वरना वो लोग बुरी तरह से पकड़े जाते। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। उसने इन दोनों को बातें करता देख वो फ़ौरन से उठकर किचन में आ गई। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। होठों पर अभी भी इस शख्स का लम्स महसूस हो रहा था। जान लबों पर आ गई थी। ज़रा सी कुर्बत पर यह हाल था। जब वो हकीकत में करीब आएगा तब क्या होगा? ये सोच जाते ही उसकी जान निकली थी। उसमें पसीने छूट गए थे। हकीकत में भाई तस्नीम बेगम वजदान की क्लास ले रही थी शादी छुपाने पर, मगर उसे सबसे अच्छा ये लगा कि वजदान ने इस पर ज़रा सी भी आँच नहीं आने दी थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर गई तो वो उसके पास बैठा उन्हें मना रहा था। उसे देख तस्नीम बेगम ने अपने आने को कहा तो वो आहिस्ता से चलती उनके बराबर आकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुरा के उसे देखा। इसकी वजह से कुछ नहीं कह रही मैं, देख कितनी मासूम सी है। ये जानकर खुशी हुई कि मेरे पोता पोती तुझ पर नहीं जाएंगे, मेरी बहू पर जाएंगे। उसके गाल चट चूमती वो हंसकर बोली तो रिया को लगा वो शर्म से सर नहीं उठा पाएगी। वो अम्मा, अभी हमारी शादी हुई है, आपको पोता पोती याद आ रहे हैं? अपनी पन उठाने को वो जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता, बस मुझे जल्दी से खुशखबरी दो। वो बाजी हुई तो वजदान ने नजरें उठाकर उसे देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अब ये बात अपनी बहू से पूछे, मैं तो तैयार हूँ। उसने एकदम पैंतरा बदलने पर रिहा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। वो क्या बोल रहा था ये? हाय अम्मा, आप सदके मेरी बहू क्यों नहीं मानेगी इस मेरी बात? उसके गाल चटाचट चूमते वो खुशी से बोली तो वो सर झुका गई।
जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं भी आराम करूँगी। उसकी शर्म देखते उन्होंने कहा, तो वो फ़ौरन से वहाँ से भाग कर अपने कमरे में आई थी। ये अब कौन सा तमाशा, नया तमाशा उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। वो अभी सोचो कि गुमटी का दरवाज़ा बंद होने के बाद उसने चौंक कर पीछे देखा, तो सामने वो टांग को खड़े पाए। उसके दिल की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहाँ जाऊँ अम्मा की मौजूदगी में दूसरे कमरे में, तो मैंने सोने से रहा। वैसे भी शौहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। उसकी तरफ कदम बढ़ाते ही उसने कहा, तो उसकी जान निकली थी। लेकिन ये तो मजबूरी, शादी शादी होती है रिया, और अब आप मेरी जिम्मेदारी है, इस रिश्ते को कबूल कर ले, ज़्यादा अच्छा है। उसकी कमर के गिर्द हाथ डाले उसके एक दम से उसे खींचा, तो वो उसके बदलते अंदाज पर साकत हुई थी। आप दूर इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो झुककर उसके लम्बों को गिरफ्त में ले गया, और आज के दिन में ये दूसरा झटका था उसके लिए। आज़ादी मिलते ही वो इससे दूर हुई, तो वजदान के माथे पर बल आए थे। क्या चाहती हो? अपनी ज़रूरत के लिए किसी और के पास जाऊँ? उसके गुस्से भरे अंदाज पर वो सहमी थी। वो फ़ौरन उसे नाक में सर हिलाया था। करीब आओ मेरे, फ़ौरन उसने सख्त लहजे पर वो कपकपाती उसके पास आई, तो वो बिना वक़्त ज़ाया किए वो इसके चेहरे पर झुका था। मदहोशी से उसके एक एक नफ्स को अपने सुलगते होठों से छूता, वो उसे अलग ही दुनिया में ले गया था। रेहान ने मजबूती से उसकी शर्ट को अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। वो इसके लबों से होते उसकी गर्दन तक आया था, और वहाँ अपने सूखते लब रखे थे। उसकी इशारा जो जो चूमता, वो उसके कंधे को अपने लब रकब से कप पाने पर मजबूर कर गया था। तो उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा था, कोई आ जाएगा। उसकी घबराई आवाज़ वजदान ने उसका परेशान चेहरा देखा। कोई नहीं आएगा अम्मा, जो पता उनके पोता पोती को लाने की तैयारी हो रही है। उसके बेबाक लफ्ज़ों पर वो शर्म से लाल हो गई थी, तभी उसके सीने में सर छुपा गया था। क्या हुआ, शर्म आ रही है? उसके बाल कान के पीछे उड़े थे। वो चुप कर बोला, मगर रिया ने कोई जवाब ना दिया। क्या उसके लिए तो ये सूरत हाल ही दिल दहलाने वाली थी। जिस हालात में उनकी शादी हुई थी, इनमें इस तरह उनका यूँ अचानक अपना हक जमाना उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि यह हक तो खुद उसने वजदान को दिया था। अब मगर ने से वो खुद का नुकसान नहीं कर सकती थी। उसे सफ़ीर को बुलाकर एक नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना था। वजदान आहिस्ता से उसके शोल्डर से गर्दन तक आया और कँपा रही थी, मगर वजदान को इस पर रहम नहीं आया था। वो उसे यूँ ही लिए बेड पर तक आया, और उसे बेड पर लटाते खुद उस पर हावी हुआ था। उसके शोल्डर के पास से वो दीवानावार वहाँ अपने सुलगते लब रखते उसे बेहाल कर रहा था। वो मज़ाक़त करने की भी हिम्मत नहीं कर रखती थी। इससे पहले वह मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, बजते फ़ोन ने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब किया। तो उसने फ़ोन निकाल कर देखा, तो उसके माथे पर बड़े बाल खुद ही गायब हुए थे। वो एकदम से सीधा होकर बैठा था। रिया ने उसका ये अंदाज़ा बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। अपना और अम्मा का ख्याल रखना। उसके माथे पर लब रखता वो बना लम्हे की देरी के वहाँ से निकलता चला गया, तो रिया को हैरत ने घेरा था, मगर अपनी जान या खलासी होने पर उसने शुक्र अदा किया था। मगर इसका ये बदला उसकी वाकई समझ से भी नहीं आया था। वो तेज़ी से अपने ऑफिस आया था, जहाँ सफ़ीर को परेशानी में देख उसे बहुत कुछ पूरा होने का डर लगा था। क्या हुआ इंस्पेक्टर स्पेस सर? कुछ बदमाशों ने रिया के घर पर हमला किया। जब तक पहुँचा, वहाँ लोग उस जगह को काफ़ी नुकसान मचा चुके थे। उसकी फैमिली मेम्बर ठीक है? उसका दिल न जाने अनजाने खौफ से धड़क रहा था। नहीं सर, रिया के वालिद साहब बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं, अस्पताल में, और उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्हें होश नहीं आ रहा, और उसकी वालदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों इतना बोलते वो एकदम चुप हुआ था। वजदान अच्छे से समझा था वो लोग जिस कफियत से गुजर रहे थे, मगर उसे परवाह सिर्फ रिया की थी। वो कैसे उसे ये सब बताएगा? सिद्रा को मैं फ़िलहाल अपने घर ले गया हूँ, मगर सर मैं ज़्यादा दिन तक उसे वहाँ नहीं रख सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ रिया को ढूँढने की। सफ़ीर का क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया, तो उसने गहरा सांस भरा था। तो सिद्रा ने कहा, कर लो, देखो इतने से दुनिया बातें भी ही बनाएगी, और दूसरा कोई नहीं जानता रिया शम्स कब वो वापस आए, और अगर आई भी तो क्या आपकी दुनिया उसे कबूल करेगी? तुम उसे कबूल करोगे? वजदान की बात पर वो गहरी सोच में पड़ गया था। आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा घूमा था, जिसके कल से रो रो को अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कि कल वो उसके साथ थी, वरना वो आदमी उसे ले जाते। उसका सोचकर ही इतना परेशान हो गया था। वजदान का मशवरा उसे बिल्कुल ठीक लगा, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। तभी सुबह अंदर दाखिल हुआ। सर, वो किंग के ही आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहाँ आए थे, मगर उनके वालिदैन के माँ बाप के सिवा वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। तो काफ़ी तोड़ फोड़ की है उन्होंने, तो ये तो होना ही था सुबह, एक ना एक दिन तो अब ही सही। क्या मतलब सर? उसके अजीब से लहजे पर सुबह ने नासमझी से उसे देखा। मतलब किंग को उसे ढूंढना तो था, अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो, हर हाल में, उसे हुक्म देता। वो आगे से वहाँ से आगे बढ़ा था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, और इन फूलों से सजी सेज पर वो मासूम सी गुड़िया अपने शोहर की मुंतज़िर थी। उसका दिल डर से सकता जा रहा था। आने वाले लम्हात का सोचकर उसकी हथेली पर पसीना नमूद हुआ। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। कदमों की चाह पर इसका दिल उछलकर हलक में आया था।
उसका शौहर उसके पास आके बैठा है, ऐसा से घूंघट उठाया, बहुत हसीन उसके हाथ से थामते हुए मदहोशी से बोला। तो इस नई नवेली दुल्हन के सफर धमाका हुआ था, क्योंकि उसका शौहर नशे में था। आप नशा चाहिए, कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ बोलना नहीं है। उसके लबों पर उंगली रखे वो होले से हंसा, तो उसे लगा वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर रहे हमसे, एक हराम चीज़ पी कर आए हैं, आपको एहसास भी है। उसे गौर से खुद से दूर करते हुए चीखी, तो सामने वाले ने गवारी से उसे देखा था। ज़्यादा ना बक बक कर उसके खींच कर बेड पर गिराते हुए उस नशे में धुतहार चीज़ भूल गया था। उस होठों को कैद किए वो दीवाना आवाज़ में चूम रहा था और खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वह शख्स होठों से सफ़र करता उसकी इशारा पर रुका था, और फिर आहिस्ता से वज़ीर झुकता वो उसको रोने पर मजबूर कर गया। अपने ऊपर उसके हाथ का लम्स महसूस कर वो रो रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुंचा रहे थे। उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब था। वो दीवाना वार उस पर झुका, अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था, और वो बिन पानी मछली थी, सिर्फ बनी तड़प रही थी। बेडशीट को मुठियों में जकड़े वो फुट फुट कर रो रही थी। इस चीज़ की ख्वाहिश तो नहीं थी उसने। वो शख्स अपना मकसद पूरा करके उठा और एक नज़र उसके रोते चेहरे को देखा। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी से ही आंसू ख्वासों से हंसता। उसने एकदम किसी को पुकारा, तो दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। उसके आंसू थमे थे। क्या इसका शोहर, उसका सौदा? वो बेयकीनी से आने वाले शख्स को बेलवास होते देख रही थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। इस पर इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख सके, मज़ामत कर सके। उसका शोहर से किसी और के हवाले करके कोने पर रखे सोफे पर आंखें मूंदे लेट गया था। इस शख्स ने एहसास से झुककर उसके लबों को अपने लबों से छुआ था, और फिर वो एक बार अपनी ज़ात को रोकने हर गम मनाने लगी थी। वो क्या थी, उसका वजूद ऐसे कोई रोंदे जा रहा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर क्यों वो इस दलदल में गिर गई थी? क्या कसूर था इसका? वो बेबस थी, उसके पास कोई रास्ता न था। क्या बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा होता है? उसके आंसू कुछ नहीं हुए थे, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी, वो मर गई थी, उसे जीते जी मार दिया गया था। वो शख्स अपनी पूरी हवस पूरी कर पैसे उस पर फेंकता कब का जा चुका था। वहाँ बचा था तो उसका सांस से लेता मुर्दा, जिसे वे क्या पता कर उस पर से गुजर गई थी। अब जितना नहीं जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत जल्द मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 साल की है। उन्होंने अब एक बार फिर अपने शौहर को समझाया ना चाहा। चुप कर जा, ने फ़कत अपना दिमाग कौन सा बड़ा है, वो भी तो 10 साल का है। ऐसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद हैं, हम एक अरसे से उन्हें जानते हैं। तू बस चुप हो जा। इन दोनों ने यहाँ से जाने से पहले निकाह होने दे, वरना यहाँ से पालेंगे बेटियों को उनकी कहाँ से पालेंगे बेटी को। उनकी बात पर वो चुप हो गई। यूं वो छोटी सी बच्ची किसी के निकाह में आ गई थी। इस बात से अनजान के आने वाले कई साल उसकी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। खामोशी का राज 400 फैला हुआ था। वो अभी तस्लीम बेगम को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। काफ़ी देर तक वो उससे बातें करती रही थी, उसे वजदान के बचपन के किस्से सुनाती रही थी। चाहे वो सुन उसका हंस उसका बुरा हाल था। यहाँ तक कि उसकी आंखें में आंसू आ गए थे। वो जल्दी सोने की आती थी, इसलिए उसके सोते ही वो अपने कमरे में आ गई। वजदान अभी तक नहीं आया था। ऐसे में वो अपने घर वालों की याद उसे बुरी तरह कर रही थी। कितनी मगन ज़िंदगी थी उसकी, अपनी सोचों से निकल ली। तो ध्यान उसका सामने रखी विजदान की तस्वीर पर गया। उसने वो तस्वीर उठाई, गौर से देखा। वो बेहद हसीन था कि कोई भी इसमें मिट जाता, मगर वो इसका नसीब था। वो दिन का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। बेख्तियार उसके हाथ अपने लबों पर गए थे, जहाँ उसका लफ्ज़ अभी महसूस हुआ तो उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो नाराज़ होकर भी हर जगह था, उसे खुद में वो महसूस हो रहा था। उसका लफ्ज़ उसे अपने वजूद के हर हिस्से पे महसूस हो रहा था। उसने आंखें मूंद कर उसके तस्वुर को सीने से लगाया था। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट छाई हुई थी, यूँ जैसे वो इसके सामने हो। इतना खूबसूरत एहसास उसने आज तक महसूस नहीं किया था, और अब जब यह एहसास महसूस हुआ तो वो उस शहर से निकल नहीं पा रही थी। घड़ी ग्यारह बजा रही थी जब गाड़ी की आवाज़ को कर वो अपनी सोचों से निकली थी। ये आवाज़ वजदान की गाड़ी की थी। उसने जल्दी से उसकी तस्वीरें एक तरफ रखी और कुछ आंखें मूंदे लेट गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो खुद में इतना हौसला नहीं पा रही थी कि उठकर उसके लिए खाना ही पूछ ले। मुझे धक्का आ रहा आया था उसे सोते देख सुकून का सांस लिया था। वो अभी उसे कुछ नहीं बता सकता था उसके माँ बाप के मतलब। उसे झटका तो इस बात का लगा कि इसकी सिक्योरिटी के बावजूद इतना कुछ हो गया और उसे पता नहीं लग सका। वो पछता रहा था अपनी लापरवाही पर। उसने इससे कैसे इतनी बड़ी कोताही हो सकती है। वो पागल हो रहा था। चेंज करके वो बाहर आया और लाइट्स ऑफ करता अपनी जगह पर लेट गया। उसके यूँ पास लेटने पर वो खुद में सिमट गया। वो इसकी सोचों से अक्सर अनजान थी। वजदान ने एक नज़र उसके सोते वजूद को देखा और सिगरेट सुलगाई। दिल में ठस्सी सी उठी थी। अगर कोई इसके अंदर झाँक लेता तो जो उसकी परेशानी की वजह समझ जाता, मगर ऐसा अब तक कोई नहीं था ही नहीं। तो सिगरेट की बदबू महसूस करती वो शर्म
साइड रखी थी, एकदम से उठी थी। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी, मैंने नींद ख़राब कर दी। शर्मिंदा होते उसने सिगरेट बुझाई तो वो फ़ौरन से नाम में सहल आ गई। आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? उसके परेशान होने पर वजदान ने एक गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक केस की वजह से थोड़ा उलझा हुआ हूँ, तुम सो जाओ। इतना कहता वो उठकर कमरे से निकल गया तो उसने बदले अंदाज पर वो चौंकी थी। उसे इस वक्त क्या करना चाहिए था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और क्या नहीं। कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठी और बाहर लॉन में आई, जहाँ वो सोफे की पीठ से सर टिकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। वजदान, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, ऐसे अकेले तो परेशान ना हो। उसके पास बैठते उसने आस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो उसने सुरख आंखों के साथ उसे देखा था। मैं बहुत बेसुकून हो गया। हद से ज़्यादा। अचानक से उसके गले लगते हुए बोला तो उसके लहजे में नमी महसूस कर उसका दिल दुखा था। रिया ने उसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से लपेटे तो वजदान ने उसके कंधे को पर अपने लब रखे थे। मत हो बेसुकून, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मुझे देखे, मैं भी तो उम्मीद पर जिंदा हूँ। रहा उसके लहजे में एक अजीब सी बात थी जिसे सुनो बुरी तरह चुप थी। फैज़ान, क्या इस बात का ताल्लुक मेरे बाबा से है? उसके सीने से हटते वो पहुंच बैठी तो कुछ सोचकर उसने सब कुछ सच बताने का फैसला किया। किंग ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया, तुम्हारे माँ बाप अस्पताल में है, होश में नहीं है। और सिद्रा सफ़ीर के घर है, कल सफ़ीरों से उसका निकाह हो जाएगा अगर सिद्रा राज़ी होती है। उसकी बात पर उसे उत्सुकता हुआ था। उसकी वजह से उसके घर वालों के साथ इतना कुछ बुरा हो गया था। आंसू उसकी आंखों से रुआं हो गए थे, दर्द से उसका दिल बेहाल था। यह प्लीज़ मत रुको। उसका चेहरा हाथों के पहले में भरे वो उसे लबों से उसके आंसू चूम गया था, मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज़्यादा। फरजान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसे रोने दिया था। अगर ऐसा ना करता तो पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा रिया, गुनहगार को उसके किए की सज़ा हर हाल में मिलता रहेगी। सब तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आखिर में सब ठीक हो जाएगा। गा, गा, उसका चेहरा हाथों के पहले में भरे वो मुझसे मुसलसल कुछ सुकून करना चाह रहा था, जो उसका सहारा पाकर और सिसक उठी थी। मजेदार, मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज़। अभी वक्त नहीं है यार, अभी नहीं। किंग के कुत्ते हर जगह घूम रहे हैं और मैं नहीं जानता कि हम लोगों में से कौन इससे मिला हुआ है। हम हर एक वक्त कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अगर अभी तुम मंजिल पर आती हो तो वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाएगा और हम इस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो कब तक मुझे यूँ छुपना होगा वजी? कब तक? मेरे ना मिलने पर इसने देखे मेरे घर वालों के साथ क्या कर दिया। कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो रिया, वो सब कुछ ख़ास लोगों को निशाना बना रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक हर लड़की उसके निशाने पर नहीं है बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका था क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तो मुझ पर भरोसा करो प्लीज़। वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया और अपना सर उसके सीने पर रखा था। वजदान ने ऐसे ही उसे अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे में हाथों से बेड पर लटाया था। वो दूसरी तरफ आते ही उसने उसका सर अपने सीने पर रखा और दोनों पर ब्लैंकेट किया था। वो इस वक्त उसके सार में कैद थी। बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, रख रहा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल, खुद को बिल्कुल भी उदास नहीं करना है ना। और ना अब उन आंखों में आंसू हैं। उसकी नम आंखों को अपने लबों से छूते उसने सरगोशी की थी। रिया ने अपनी बंद लचकी पलकों पर उसका सुलगता लम्स महसूस किया तो उसका गिरबान मजबूती से थामा था। वजदान ने अस्तर से उसके गाल पर अपने सुलगते लब रखे। वो गाल से होता वो उसकी ठोड़ी को अपने लबों से छूता उसका चेहरा हसीन चेहरा देखने लगा जो रोने की वजह से लाल सुर्ख हो रहा था। उसके बंदियाँ कोती लबों पर मेहर लगाते हुए मदहोश सा उसे खुद में कैद कर गया कि उसका लम्स अपने होठों पर महसूस करके रिया ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांधे थे। वो मदहोश सा उसकी सांसों की खुशबू को खुद में उतार रहा था। उसके लबों की आज़ादी देते उसने मखमूल निगाहों से उसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से छुआ था और फिर आस्ता से झुककर उसकी शारक को अपने लबों से छुआ था, अपनी उंगली की पोंछ से उसके चेहरे का एक एक नक्श छूता। वो इसके कान को अपने लबों से छूता, उसका सर सीने पर रखते उसे खुद में छुपा गया। सो जाओ जान, अभी सही वक्त नहीं आया। इतना कहता वो उसे खुद में बीच कर आंखें मूंद दिया तो रिया ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। वो कल रात से यहाँ मौजूद थी। एक क़यामत ही को इन लोगों पर आई थी और अब चीज़ें मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। सफ़ीर की अम्मी बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी, मगर अभी जो कुछ सफ़ीर उसे कह कर गया था उसने उसका दिलो दिमाग झंझोड़ कर रख दिया था। भला वो कैसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ शादी कर सकती थी? मगर अभी सफ़ीर की अम्मी ने उसे बहुत कुछ समझाया और अब उसके पास इस रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसका निकाह हो जाना था इसकी बहन और माँ बाप के बगैर, मगर अब हालात का यही तकाजा था और ये कड़वा घूंट पीना था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा
नॉक होता हुआ था और वो एक से संभल कर बैठी तो दरवाज़ा खुला था और आने वाला सफ़ीर था जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। आप अम्मी बता रही हैं कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं खाना ले कर आया हूँ। सॉरी, बस वो मुझे भूख नहीं थी शर्मिंदगी से उसने सर झुका लिया था। वो लोग पहले ही इन सब के लिए इतना कर रहे थे और वो मज़ीद उसे परेशान कर रही थी। सॉरी कि मैं वो समझ सकता हूँ आसान नहीं है ये सब कबूल करना। उसके पास बैठते हुए बोला तो वो ज़रा सी खिसकी थी। अम्मी ने बताया कि तुम निकाह के लिए राज़ी हो गई हो तो मैंने सोचा तुमसे कुछ बात कर क्लियर कर लूँ। जी जी, वो मकसूद महज इतना ही बोल सकी। ये निकाह मैं किसी भी तरह के दबाव में आकर नहीं कर रहा और जब तुम मेरे निकाह में आओगी तो तुम्हारा वही मुकाम होगा जो मेरी बीवी का होना चाहिए। यह मेरा माजी थी, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, उसे ढूंढूंगा, मगर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मैं पूरी दिली रजामंदी से इस रिश्ते को कबूल कर रहा हूँ और तुमसे भी इसी की उम्मीद रखूँगा। इसकी बात पर वो ऐसा से अपना सर झुका गई थी क्योंकि अब बोलने की को उसके पास कुछ नहीं बचा था। कुछ भी नहीं, ये मत समझना सिद्रा कि मैं माजी में रहकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। मुझे आप पर यकीन है सफ़ीर, मगर मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी ये ना। उसके मंगेतर हैं साथ। वो बहुत कुछ कहते कहते चुप हो गई। वो कुछ नहीं सोचेगी क्योंकि हालात की नज़ाकत का उसे भी अंदाज़ा है। मैं बिना किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता। अगर तुम्हें अकेला छोड़ा तो किंग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये खेल बहुत बड़ा और खौफनाक है। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं। मेरी बात को समझो और ये सब भूल कर आगे बढ़ो। उसका हाथ थामे वो नरमी से बोला तो वो सहला गया। अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था यहाँ से आज़ादी हासिल करने का। मैं समझ रही हूँ मैं आपके साथ कदम पर इस किंग से अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगी सफ़ीर, क्योंकि बिना कसूरवार हुए हम लोगों ने बहुत बड़ा बुरा वक़्त देखा है। मेरे माँ बाप अस्पताल हैं। उसकी आंखें नम थी, वो रो रही थी। सफ़ीर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। उसका सारा पाते वो फूट फूट कर रो रही थी। वो बेहिस्स हरकत बिस्तर पर पड़ी थी। वो दरिंदा उसे नोच खोच खोस रहा था। आज उसे यहाँ आए तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसकी आबरूरेज़ी हुई थी और उसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर दी गई थी। वो रो रही थी लेकिन अब तो रोना भी जैसे ख़त्म होता जा रहा था। वो पत्थर की हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका शोर उसका सौदा किए ना जाने कहाँ गायब हो चुका है। वो इन दरिंदों के रहम करम पर थी। वो आदमी जब किसी से उसको बेचने की बात कर रहा था और जैसे जैसे इस आदमी की बातें सुनती जा रही थी उसे इस दुनिया से के लोगों से घिन आ रही थी। वजदान बजाते खुद उसके निकाह में शिरकत के लिए आया था और एक भाई की तरह उसने सब कुछ किया था। एक अनजान इंसान की अपने लिए इतनी फिक्र देख उसकी आंखों में आंसू आए थे और जब वजदान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का एक रोआं हुआ था। ज़िंदगी के इतने बुरे दिन उसके साथ इसका कोई भी अपना नहीं था। दिल दुख से भरा था हुआ था, मगर वो कमज़ोर पड़कर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो सफ़ीर और उसकी अम्मा की शुक्रगुजार थी कि उन लोगों ने उसे अपनाया था, वरना वो कहाँ जाती ये दुनिया तो उसे नोच खाती। निकाह के बाद सफ़ीर की अम्मी उसे सफ़ीर के कमरे में छोड़कर गई थी तो उसका दिल अपने एक नई लय पर धड़का था। कल तक जो इंसान उसकी बहन का था आज वो उसका हो गया। ये सोच आते ही सारे ख्वाब ज़मीन बोस होकर बिखर गए थे। उसने सोच लिया था वो इस रिश्ते को नहीं निभाएगी बल्कि अपनी बहन के वापस आने पर वो फिरोज़ के बीच से निकल जाएगी। अभी वो इसी सोच पर थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसके कमरे में आया था। सलाम करता हुआ उसके पास बैठा तो वो खुद में सिमट गई। स्क्रीन ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखे तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो उसे रुकना चाहती थी मगर खुद में हिम्मत नहीं पा रही थी। फिर सब भूल जाओ, याद रखो तो ये कि मैं तुम्हारा शोर हूँ और आज हमारी शादी हुई है। उसके होठों पर उंगली रखते वो मखमूल लहजे में उसे कहते उससे कद बटा उससे लग करते बोला तो उसने सख्ती से आंखें मीची थी। उसका सर तकिए पर रखते वो उसके ऊपर आया था और ऐसा से उसकी आंखों पर अपने सुलगते लब रखे थे। उसके गाल छूते हैं। सफ़ीर ने उसकी ठोड़ी पर लब रखे तो वो सिसकी थी। सफ़ीर ने झुककर उससे चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मेहर नजर लगाई थी। वो उसकी हाथों को अपने हाथों में उलझाते तकिए से लगाए तो उसने ज़रा सी आंखें खोल इस इंसान को दिखा वो इसकी किसी नेकी का सिला था, वरना जिस तरह उसकी बहन गायब हुई तो वो इस पर इल्ज़ाम लगाकर खुद एक तरफ हो जाता, मगर इतना ज़र्फ़ व बुलंद था। वो हर कदम पर उसके साथ था और अब वो उसे एक ऐसे रुतबे पर फाइज कर रहा था जिसका तसव्वुर तो कभी उसने किया ही नहीं था। उसकी गर्दन पर झुकते हुए उसकी खुशबू को खुद में उतार रहा था। सिद्रा के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। उसने घबरा कर उसका कदर थामा था। उसकी शहारत पर लब रखे वो एक मदहोश अपनी शिद्दतें उस पर लुटाने लगा था। वो आंखें बंद किए उसका लफ्ज़ महसूस कर रही थी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था कि कोई है जो उसे इस तरह चाह रहा है, प्यार कर रहा है, ऐसे एक इज़्ज़त भरा मुकाम अपनी ज़िंदगी में दे रहा है। उस सुपुर्दगी के आलम में उसने अपनी दोनों बाहें सफ़ीर के गिर्द बांधी और अपना चेहरा उसके सीने पर छुपाया तो सफ़ीर ने उसे खुद में भींचा था और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दिया। उसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब ही सी जगह पर पाया था। ऑटो का शोर के हवास बहाल हुए तो उसने इस सजे सजाए कमरे की तरफ देखा।
कल रात उसने पानी पिया था, पीते ही सो गई थी और अब उठी तो इस जगह उसे समझने में देर नहीं लगी थी। उसे इस कोठे पर लाया गया था, उसका डर सच साबित हुआ था। इसका शोर से बेच चुका था। अपनी तलब पूरी होते ही वो इसका यहाँ सौदा कर गया था और अब उसके आगे सब खाई थी। पीछे का रास्ता वो अब अपना चुनना चाहती भी नहीं थी। उसने इस सब को कबूल कर लिया था। वो इतने महीनों से मुफ्त में दूसरे आदमियों के साथ थी और अब यहाँ की बाई ने जब उसकी बोली लगाई तो रात के बाद उसकी झोली में पैसे डाले तो उसने हैरत से पैसों की जानब देखा था। ऐसे मत देख, तेरी मेहनत की कमाई है, जहाँ दिल चाहे खर्च करना। बाई की बात सुन उसकी आंखों में आंसू आए थे। दिल तो अब मर गया था, बस ये जिस्म जिंदा था, दूसरों की ज़रूरत पूरी करने को था, जो सिर्फ अपना माजी सोचना नहीं चाहती थी। उसने इस नामो नहार मेहनत को दिलजोई से किया था और बहुत जल्द वो बाई जी खास लड़कियों में शामिल हो गई थी। महज 2 महीने वो एक शरीफ आदमी की बेटी से एक कोठे की मशहूर ताई बन गई थी और इसका दिल फटा था। वो खुद को नोचती थी, चीखती थी। और फिर इसका वक़्त आ गया और एक आदमी का इस पर दिल आ गया। इस आदमी की औलाद हुई तो वो जैसे पत्थर बिखर गया था। उसने इस बच्ची को अपने से मना कर दिया। वो इस आदमी से मोहब्बत करने लगी थी जैसे खुद को संभालती। बाई ने उसे कंधा दिया, संभाला और एक ऐसा अहदा दिया कि एक वक़्त आया जब उस कोठे पर से भी उसका राज था। उस हाथ के इशारे से लोग चलते थे। वो बाई बनी महाजबीन बाई। महज 16 साल की उम्र में वो यहाँ आई थी और बहुत कम से और वो सबसे कम उम्र बाई थी जिस किसी भी कोठे की। वो हसीन की 30-35 की होने के बावजूद वो 20 साल की लगती थी। उसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ थे और एक रात के लिए वो लाखों रुपए समेटती थी और वो इसका खास था, बेहद खास। वो इसका खास था, बेहद खास। जिसने खुद को किंग खिताब दिया था, वो इस दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता था। जो उसके दुश्मन थे वही उसके इनके दोस्त दो दुश्मन थे। वो दोनों एक ही सांप के डसे हुए थे। अब वो वक़्त दूर नहीं था जब वो दोनों इस आदमी की ज़िंदगी जहन्नम कर देंगे। क्यों बेचैन हो रिया? वो कब से यूं ही ठहर रही थी। तस्नीम बेगम ने उससे पूछा तो वो इसके पास आकर बैठी। अम्मी, क्या वजह दान किसी से मोहब्बत करते हैं? उसके यूं पूछने पर वो बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा क्यों पूछ रही हो? खैरियत है बेटा जी, खैरियत है, बस वही हुई। वो उन्हें ये ना बता सकी कि उसने विजदान की शर्त से किसी के परफ्यूम की खुशबू सूंघी है। पागल, फालतू ना सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं है। विजदान से तुझसे मोहब्बत करता है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। उसकी बात पर वो बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था भला? वो इसी उधेड़पन में परेशान होती अपने कमरे में आ गई। कल जिस तरह फरीदा ने उसे कहा और अब उसकी शर्ट से लड़की वाली खुशबू का इसका दिल बेहद दुख हो रहा था। कल वो इसका इंतजार कर रही थी जब वो आया तब, मगर बिना कुछ कहे वो स्टडी रूम में बंद हो गया और उसके कपड़ों से खुशबू। पूरा दिन वो सोचों में घुलती रही। आज वो पूरा दिन घर नहीं आया था। जब भी गुस्सा होते वो तस्लीम बेगम के सोने के बाद अपने कमरे में आ गई और कमरे में अंधेरा करके सो गई, क्योंकि कल तस्लीम बेगम आपको वापस जाना था आधी रात। उनकी आंख को तस्लीम बेगम की आवाज़ सुनकर खुली थी। वजदान की जगह खाली देख उसका दिल एक बार फिर दुखा था। सबूर तस्लीम बेगम को लेने आया था। मैडम सर के कुछ कपड़े दे दें, उन्हें ज़रूरी केस के सिलसिले में कि जाना है। सबूर की बात पर उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ था, मगर बिना कुछ कहे चुपचाप वजदान के कपड़े लाकर उसे थमा दिए। पहले इस घर में दिल नहीं लगता था, अब तस्लीम बेगम भी जाने वाली हैं। ज़िंदगी अब एक बार फिर से ज़ाब हो जाएगी, ये सोचती उसकी आंखें नम हुई थी। तस्लीम बेगम को नम आंखों से अलविदा कहते वो अपने कमरे में आ गई और सोने लग गई। माँ बाप बहन से दूरी और अब ये सब मुश्किल था। उसका खुश रहना, जहाँ वो खुश रहने की कोशिश करती वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो वापस से डिप्रेशन में चली जाती। इन्हीं सोचों में गुम नींद की वादियों में उतर गई। फैरान बियाबान जंगल के बीचों बीच उसकी नफरत चारों तरफ फैल चुकी थी। आज एक अहम मिशन के सिलसिले में उसे यहाँ आना पड़ा था। वो पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों के से लड़ने के लिए तैयार बैठा था। उसका ध्यान सारा अपना दुश्मन की जाना था। ऐसा से कदम बढ़ाते वो आगे हुआ और सामने बने इस कॉटेज की तरफ बढ़ा, जिसके इशारे पर सारी नफरी चारों तरफ फैल गई। उसने आस्ते से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ से मार्क्स में मौजूद वो शख्स से इशारा करता वहाँ से निकला था और इशारा मिलते ही वो कॉटेज एक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हुआ था। ओह शिट बॉस, यहाँ इतना फ़ौरन से निकलो सब यहाँ से। वजदान की तेज़ आवाज़ पर वो सब चीखे वहाँ से निकले थे। सर, वो किंग अंदर ही है, वो अपने अंजाम को पहुँच गया है, तुम लोग निकलो यहाँ से। वजदान की तेज़ लहजे में वो तेज़ी से वहाँ से निकले थे। वो घर में दाखिल हुआ तो घर में अंधेरे का राज था। तस्नीम बेगम के जाने से घर में एकदम से सन्नाटा हो गया। वो कमरे में आया तो कमरे में सन्नाटा था और वो गहरी नींद में बिस्तर पर नींद पे गुम थी। वो फ्रेश होकर उसके पास आकर लेट गया जानता था वो इससे बदगुमान हो रही है, मगर अभी से वक्त नहीं आया था उसे सच बताने
उठाने का। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को सवारते हुए झुककर उसके माथे पर अपने लब रख दिया तो वजदान का लम्स महसूस कर रिया ने नींद से बोझिल आंखों को खोलकर उसे देखा। उसे जागता पाते वजदान ने आहिस्ता से उसकी पलकों पर अपने सूखते लब रखे। अम्मा बता रही थी, बदगुमान हो रही हो, मुझसे शक कर रही हो मुझ पर। उसके यूं डायरेक्ट कहने पर वो शर्मिंदा होती करवट बदल गई तो वजदान ने मुस्कुराहट दबाते उसके गिर्द अपना असर बनाया और उसके कंधे को अपनी ठोड़ी टकाई थी। चलो ठीक है, बीवियाँ थोड़ी शक्की होती हैं, मगर आपको किसने लिए शक हुआ? हम तो गोडे गोडे आपके इश्क में डूबे हुए हैं। कुछ वक़्त में किसी से इश्क नहीं होता, तड़प कर कहते उसने वजदान की गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो अपना असाब मुझे सख्त कर गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये इश्क 2 दिन का नहीं परसों का है तो उसकी बात पर रिया ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। फजूल बातें मत करें, हमें मिलने हुए कुछ हफ्ते ही हुए हैं, मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलें। वजदान उसके सीने को हाथ मारे वो गुस्से से बोली तो उसका हाथ थाम अपने लबों से लगा लिया। वक़्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, बस मेरा भरोसा रखो। वो परफ्यूम की खुशबू सिदरा की थी। रुखसती के वक़्त रोई तो उसे चुप करवाया था मैंने एक भाई की तरह। उसके फूले फूले गालों को छूते हुए बोला तो हया से उसकी पलकें लचक गईं। और रही बात इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो अभी कई राजों से पर्दा उठना बाकी है जो यकीनन तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। जब तक मैं इन राजों से पर्दा नहीं उठा देता, मुझे इस वक्त दरकार है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो हमारे दरमियान कोई गलतफहमी ना हो, कोई अजियत, कोई तकलीफ ना हो। उसके चेहरे को थामे वो नरमी से बोला तो रिया ने ज़रा सा उठकर उसके लबों को छुआ तो उस अमल से वजदान चौंका था। एक आतिश पोशाक को भड़का रही हो, मुझे आपको महसूस करना है, इस रिश्ते को नाम देना है। वजदान जो माजी था, मुझे इसके बारे में जानना, मुझे हाल में जीना है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, वो ये बात मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके गिर्द बाजों का हसार बनाए वो उसके कानों में ग्रस खोल रही थी। ऐसा करोगी तो बंदा बशर खून बहक जाएगा। उसके कानों में सरगोशी करते उसने रिया के कान की लो को अपने लबों में दबाया था कि एक सिसकी सी उसके मुंह से निकली थी। वजदान ने गौर से उसकी आंखों में देखा था, जहाँ सिर्फ उसका अक्स नुमाया था। ये कागजात कैसे हैं? तलाक के कागजात हैं। मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप पागल हो गए हैं? पहले कम उम्री में निकाह और अब तलाक क्यों? हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद नहीं, आबाद कर रहा हूँ। वो लोग ज़्यादा अमीर हैं और पैसे भी ज़्यादा देंगे, तो आप पैसों के लिए हमारी बच्ची का सौदा करेंगे? सौदा नहीं कर रहा, उसका मुस्तकबिल बना रहा हूँ। वो लोग कभी तलाक नहीं देंगे। और बस मुझे नहीं पता, कुछ भी करना ये क्या है? आखिर वो मेरी माँ तुम मारी गई है जो शादी कर दी, मगर अब मुझे नसीहत हो गई है, अब ये तलाक होकर रहेगी, वरना नकाह की वजह भी कोई नकाह की वैसे भी कोई अहमियत नहीं है ना, और ना तुम हमारी बेटी को इस नकाह का बताओगी। अपने शौहर की बात पर वो बस उसका चेहरा देख कर रह गई। वो उसके बाहों के आसार में कैद थी और वो इसके महसूस करता वो उसे एक एक नक्श को अपने लबों से छूकर मोतबर कर रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, मगर ये आंखें मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें लगती हैं। उसकी आंखों पर अपने लब रखे वो आहिस्ता से बोला तो रिया के चेहरे पर अलवी सी मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। मुझे लगता है कि मैं कभी शादी नहीं कर सकूँगा। मैं शादी से पहले खाइफ था, अम्मा के बार बार कहने के बावजूद। मुझे यकीन था कि मेरा सब्र आएगा नहीं जाएगा। उसकी पलकों को छूते हुए सरगोशी में बोला तो रिया ने सर नजरें उठाकर उसे देखा। क्या आप मुझे पहले से जानते हैं वजी? उसके कॉलर को मुट्ठी में जकड़े उसने पूछा तो वह ने उसका चेहरा देखा। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कब से मुझे जानते हैं? तो मैं कहूँगा बचपन से, जब से होश संभाला है। सिर्फ एक काम किया है, तुमसे मोहब्बत करने का। उसकी बात पर के चुकने की बारी उसकी थी। वजी, मैं वो इंसान हूँ रिया जिससे नकाह में तुम इस वक्त बंधी थी, जब तुम्हें खुद का भी होश नहीं। मैं वो इंसान हूँ रहा जिससे नकाह में तुम इस वक्त बंधी थी, जब तुम्हें खुद का भी होश नहीं था। महज 5 साल की उम्र में मैं इसके सर पर धमाका कर गया था। उसने बेयकीनी से उसने झटके से उसे देखा था। हाँ, यही सच है। नकाह के बाद मेरे बाबा का तबादला हो गया और हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। बाबा के अचानक डेथ के बाद हम वापस आए तो तुम लोग वहाँ नहीं थे। हमने सबसे मालूम करवाया था, मगर तुम्हारा कुछ पता ना चल सका। मैं एक अरसे तक तुम्हें ढूंढता रहा। मैं पुलिस फील्ड में भी इसीलिए था, ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। तब मेरे पास अपील केस लेकर आया तुम्हारा नाम और फिर तुम्हारे बाबा का नाम सुनकर मैं चौंक उठा। जब मालूम करवाया तो तुम मेरी ही राह निकली। मैं तुम्हें ढूंढने निकला तो रास्ते में तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, मगर मैं जानता था तुम सच पर यकीन नहीं करोगी और फिर तुम्हारी हिफाजत करना
तुम्हारी हिफाजत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तभी इतना बड़ा कदम मुझे उठाना पड़ा। अम्मा तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी, मगर मैंने उन्हें समझाया कि अभी तुम शायद इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सको कि मैं तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। रहा उसकी बातों पर रहा का दिमाग माजी में उलझा था। उसे अब समझ आया क्यों उसके बाबा उसकी शादी के लिए ज़ोर देते थे, क्यों बचपन में ही उसके रिश्ते होकर टूट जाते थे। वो इसके लिए अमीर से अमीर लड़के ढूंढते थे और इस बात से उसने अक्सर अपनी माँ को परेशान देखा था। उसे अब सब समझ आ रहा था तो दिल क्या चीखे। वो उसका निकाह करना चाहते थे। अगर वो गवाह ना होती, अगर उसकी सफ़ीर से शादी हो जाती तो वो जना जैसे अमल की मुर्तकिब होती। वो एक गुनाहगार भरी ज़िंदगी गुजारती है। सोच आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो वजदान के सीने से लगे फूट फूट कर रो रही थी। जान इसलिए नहीं बताया कि तुम यूँ रो के खुद को तकलीफ दो, इसलिए बताया कि ये नया रिश्ता शुरू करने से पहले हमारे दरमियान कोई झूठ ना हो, हमारे दरमियान कोई राज ना हो। उसकी गर्दन में झुकते वो सरगोशी में करता उसकी ब्यूटी बॉन को लबों देते छूता पीछे हटा तो उसने नम आंखों से वजदान को देखा और ऐसा से अपने लब उसके लबों पर रखकर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। वजदान के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो तो समझा था कि सच जानने के बाद वो उसे कबूल करने से इनकार कर देगी। अपने बाप को कोई भी बेटी कभी गलत नहीं समझती, मगर वो क्या जानता था कितना कुछ वो बर्दाश्त करके बैठी है। वजदान आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसें उसमें अंडेल कर उसे अपने होने का एहसास दिला रहा था और उसका हाथ रिहा के फूल को महसूस कर रहा था। वो आंखें मूंदे उसका लम्स अपने जिस्म में महसूस कर सुकून में थी। ये वो सुकून था जो उसे किसी और दुनिया में ले गया था। वजदान ने उसके होंठों को आज़ाद देते उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ और फिर वहाँ अपनी मोहब्बत का निशान छोड़ते उसने ब्यूटी बॉल पर अपने लब रखे देते उसके कंधों पर लब रखे वहीं रुक गया और फिर ऐसा से वो पूरा उस पर हावी हुआ था। उस अपने पूरे वजूद पर उसके लम्स महसूस करते रहा ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में से थामा तो वो ज़रा सा उठ कर अपनी शर्ट उतार दूर फेंक दिया। उसे यूं देख मेरा का दिल बुरी तरह धड़का। वो आहिस्ता से उस पर झुका, उसको इस बार फिर अपनी गिरफ्त में ले गया। वो इस पर हावी होता अपनी शिद्दतों से उसे रोशना करवा रहा था। आंखें बंद किए बस उसे महसूस कर रही थी और रफ्ता रफ्ता उसके रूह में तहलील होता जा रहा था। राह ने ज़रा सी आंखें खोल खुद पर झुके इस शख्स को देखा था जो अपनी मोहब्बत की बारिश की उसे फूल फूल कर भगो रहा था। वो सरापा मोहब्बत था उसके लिए, वो हर हाल में उसके साथ था और यही यकीन उसे मायूस नहीं होने दे रहा था कि उसकी वजह से उसकी बहन आज महफूज हाथों में थी। और एक लड़की को क्या चाहिए होता है, वो अपने माजी से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अभी सही वक्त नहीं आया था कि वह इन राजों से पर्दा उठा दे जिन्हें वो खुद भी से भी छुपाए बैठी थी। वह जान की गर्दन के गिर्द बाएं डाले वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। वो इस वक्त सिर्फ उसे महसूस करना चाहती थी जिससे उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी। बेगर्ज और बेगलोस अस्पताल का कॉरिडोर इस तरह सुनसान पड़ा था। पहरेदारी पर मौजूद कांस्टेबल सर्दी की वजह से चाय पीने गए थे। वो मास्क पहने काली चादर खुद पर ताने आस्था से अंदर दाखिल हुआ था जहाँ शख्स साहब बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उसने एक नज़र इस शख्स को देखा, आंखों में नफरती के शोले से लिपक रहे थे। इसने दबे कदमों से वो फासला अबूर किया और फिर बहुत खामोशी से मशीन का बटन बंद किया। ऐसे करते उसकी आंख में कई खिर्चियाँ थीं, मगर वो कमज़ोर नहीं था। वो जैसे आया था वैसे ही दबे कदमों वापस पलट गया था, क्योंकि अब यहाँ रहना बेफजूल था। वो अपना काम पूरा कर चुका था, अब आगे देखना था कि उसका काम हुआ है या नहीं। आंखों में एक अजीब सा तासर लिए वो वहाँ से निकलने चला गया और उसके जाते ही दूसरी तरफ से कांस्टेबल वापस से ड्यूटी पर आए थे। आईने में खड़ी वो अपने बाल बना रही थी जब सफ़ीर ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और ऐसा से उसके बाल साइड करते अपने लब उसी गर्दन पर रखे तो शर्म से उसकी पलकें झुक गईं। मॉर्निंग मेरी जान। कल सुबह एक अहम काम के सिलसिले में सफ़ीर को जाना पड़ रहा था और अब रात का गया वो अब आया था। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग अपने पेट पर बंधे उसके हाथों पर अपने हाथ रखे हुए शर्मीली मुस्कुराहट के साथ बोली तो सफ़ीर ने मुकम्मल निगाहों के साथ उसे देखा था। नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे, मैं यूं ही छोड़ कर चला गया। उसके कान पर लब रखे वो उससे पूछ रहा था जो उसके लम्स से खुद में सिमटी जा रही थी। मैं भला क्यों आपसे नाराज़ होंगी, ये तो आपका काम है ना और मुझे समझना होगा। और उसकी बात पर सफ़ीर ने उसके पीछे गर्दन पर अपने लब रखे और फिर आहिस्ता से अपनी जेब से एक लॉकेट निकाल कर उसकी स्याहीदार गर्दन की सीनत बनाया था। इतना खूबसूरत लॉकेट देख उसकी आंखें नम हुई थी। सफ़ीर ये मुँह दिखाई जो मैं पहले ही दे देता, अगर मुझे जानना
ना होता, मगर अब वह देर नहीं हुई, अब भी देर नहीं हुई है। ये मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक खूबसूरत तोहफा। उसका रुख अपनी तरफ करते हैं सफीन ने उसके माथे पर लब रखे। वो सिदरा ने आस्था से अपनी आंखें मूंद ली थी। सफीन ने झुककर इन बंद आंखों को अपने लबों से छुआ और ऐसे ही गाल पर लब रखे वो आस्था से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते उसकी आंखों को सांसों को पीने लगा था। सिदरा ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा तो वो उसे कमर से पकड़कर ड्रेसिंग पर बैठा गया। वो मदहोश सा उस पर झुका था कि वो मज़ामत भी ना कर पा रही थी, क्योंकि वो बुरी तरह उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सफ़ीर माहर अम्मी उसे बाहों में भरे वो बेड की जाने बढ़ा तो सिदरा ने बुतलाकर उसे होश दिलाने की कोशिश की। अम्मी को पता है बेटा, एक दिन बाद घर आया है, बहू आज फारग नहीं मिलेगी। इतना कहते वो उसे बेड पर लटाकर खुद इस पर हावी हुआ था। अपनी शर्ट उतार कर धूल फेंकते हुए इस पर हावी हुआ था और इसे लम्हों में पूरी दुनिया भुला गया। वो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। जान तो तब निकली जब कमीज की जिप खुलती महसूस हुई। इश, बहुत थक गया हूँ, आज ये तक उतारने दो। वो उसकी शहरा को छूते हुए आहिस्ता से उसकी शर्ट नीचे कर सरका गया। सिदरा ने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। आज वो अपने मकसद के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया था। अब महज कुछ वक्त बचा था और उसका बदला पूरा हो जाता। जिस मकसद के लिए वो किंग बना था वो पूरा मकसद पूरा हो जाता। वो खुश था, आज बेहद खुश। उसे आज से पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। महजबीन ने उसके खिले चेहरे को देख आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारी थी। मैं तुम्हें हमेशा यूं ही खुश देखना चाहती हूँ। महजबीन की बात पर वो मुस्कुराया था। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है माँ, मगर अब वक्त आ गया है अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का। गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिल करेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरे आगे आने की, मेरा मुकाबला करने की, मुझसे चालाकी करने की। उसकी बात पर महजबीन ने मुस्कुराकर उसके आगे एक गिलास रखा और खुद उसके पहलू में दराज हो गई हुई थी। किंग ने उसे आहिस्ता से कमर से पकड़कर अपने नज़दीक किया था। उस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे मिली। वो कभी इस तरह नहीं करता था। ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था वो ऐसा कह रहा था। तुम्हें कुछ देखकर मेरे दिन भर की थकन उतर गई है। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा। उसकी शर्ट के बटन से खेलते वो आने वाले दिनों का सोच रही थी। वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर थी, मगर अब वो मजीद नहीं कि वो दोनों अपने मकसद के बेहद करीब थे। किंग ने आहिस्ता से उसे खुद पर झुकाया और उसके लब पर अपने लब रखे। वो हमारी दुनिया होगी, फिर चाहे वो हमें मरने के बाद ही क्यों ना मिले। उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराई थी। मुझे यकीन है तुम पर। उसका हाथ मजबूती से थामे वो पुर यकीन थी। उसकी आँख खुली तो कमरा खाली देख वो फ़ौरन उसे उठ बैठी। वजदाना बाहर ने खुद का हुलिया ठीक करते हुए बाहर आई तो वजदान कहीं नहीं था। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। इतनी सुबह सुबह वजदान की गैर मौजूदगी ने उसे बेहद उदास कर दिया था। लगता है फिर किसी केस के सिलसिले में चले गए हैं, खुद से कहते वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। रात उन्हें सोते हुए काफ़ी देर हो गई थी। वो अपने आँख खोलने पर हैरान थी, लेकिन अब दोबारा सोना मुज़ल्लम सर दर्द को दावत देना था। वो उठकर फ्रेश हुई और आईने के सामने आकर उसने एक नया रूप देखा। उसे खुद में वजदान का अक्स दिखा था। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। अपने गर्दन पर हाथ रखे उसने वजदान के लिए निशान को छुआ था। उसके एक एक फूल पर इस इंसान की हुक्मरानी थी, उसका नक्श था। अपने होठों पर हाथ रखे थे उसे इस शख्स का लम्स याद आया तो निगाहें खुद ब खुद झुकी थी। भला कोई ये यूं भी उसे चाहेगा, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज वो मुकम्मल हो गई थी, उसका इश्क मुकम्मल हो गया था और अब एक और चीज़ है जिसे मुकम्मल करना था और उसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। चादर में खुद को छुपाए वो वजूद आहिस्ता से वहाँ से निकलता एक गाड़ी में बैठा था। दिल में पकड़े जाने का खौफ भी था, मगर ये कदम एक दिन तो उठाना ही था और अब जब मौका मिला है तो वो ये कदम कैसे ज़ाया कर दे उन्हें दे। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती अपने मखसूस ठिकाने पर पहुंची थी। उसने गहरा सांस भरा था और गाड़ी से उतरते वो आहिस्ता से चलते ऊपर उस जगह पहुंचा जहाँ से सब शुरू हुआ था। अंदर कदम रखते तो सामने ही किंग को बरजमान पाया। फाइनली तुम आ गई। किंग ने खड़े होकर बाहें फैलाईं तो वो जो वजूद भागकर उसके सीने से लगा था। कैसी हो। उसके माथे पर लब रखे तो चादर उसके सर से ढलकी थी। किंग ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था। वजदान को पता तो नहीं चला कि तुम यहाँ हो। किंग की बात पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। तभी अचानक किंग ने अपना मास्क उतारा था। वजदान का कोई हाथ नहीं इस सब में। ये सब बाबा का किया धरा है। वही है जिन्होंने बचपन में मेरा निकाह वजदान से करवाया था और लालच में अब किसी और से मेरी शादी करवा रहे थे। वो ऐसा अब कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ऐसा करने के लिए उन्हें ताकत चाहिए जो उनके पास नहीं है। किंग की आंखों में शोले लपके थे। मुझे खुशी है राग, तुमने सच जानकर मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी
मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। सब मेरी बीवी की वजह से। मुझे क्रेडिट नहीं दोगे सबूत? वजदान की आवाज़ पर वह दोनों बुरी तरह चौंके थे। रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं, वहीं ये जानकर कि किंग कोई और नहीं सबूर ही है। वजदान जो झटका लगा था, मगर ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। सबूर ने उसके बढ़ते कदम देखे तो रिया को बेसाख्ता अपने पीछे किया था। बेफिक्र रहो, इसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इससे दिल का रिश्ता है। मगर तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपाकर मेरे ही अंडर काम कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चल सका। मैं वाकई बेवकूफ़ मर्द हूँ जो जज्बों और रिश्तों पर यकीन रखता है। वजदान की बात पर इसका दिल कटा था। वो उसे सच नहीं बता सकती थी और झूठ वो ना चाहते हुए भी इससे बोल गई थी। ऐसा झूठ जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। रहा का सब में कोई हाथ नहीं है वजदान, जानता हूँ, मगर मैं आज सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सबूर इस किंग का सच जो आज तक इस दुनिया से चुपता आया है। वजदान की बात पर उसने गहरी सांस भरकर अपने पीछे चुपी राह को देखा था। और वो अपनी वजह से अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। ऐसा तो वो मरकर भी नहीं कर सकता था। रेहान ने इशारे से मना करना चाहा, मगर वो उसके हाथ पर हाथ रखे उससे अपने होने का यकीन दिलाता चला गया। आज वो यहाँ बात करना ठीक नहीं है। वजदान को इशारा करता वो रेहा का हाथ थामे आगे बढ़ा तो वो आहिस्ता से उसके पीछे बढ़ा था। इस कोठे में महजबीन को मिला 11 साल का सबूर जिसका उसे अपना नहीं मानना था। अपनी माँ को दूसरों की रातें रंगीन करते देख उसका कलेजा छन्नी होता था और वो आदमी रोज़ आकर उसकी माँ को रुलाता था। वो छोटा बच्चा डर कर महजबीन के पास जाकर छुप जाता और वो खुद जुल्म की शिकार उसे खुद में छुपा लेती। न जाने कब तक यही सब चलता रहा कि उसकी माँ एक बार फिर उम्मीद से हो गई। इस आदमी ने एक तो फ़ोन पर बदतमीज़ी बर्पा कर दिया और जब बेटी की पैदाइश हुई तो एक रात वो चुपके से आकर इस बच्ची को ले गया। इसकी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। वो अपनी बहन को ढूंढने बाहर निकला तो कुछ अवाश लड़कों के हत्थे चढ़ गया और जब उसके सामने उसके बाप का चेहरा आया तो उसे यकीन नहीं आया कि उसका बाप उसे बेच सकता है। इन आदमियों ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। वो रोता बिलखता सिलसिता रहा, तड़पता रहा, मगर इन ज़ालिमों ने उसे न बख्शा। उसका बाप उसका सौदा कर गया था। वो न जाने कितने दिनों तक न जाने कितने लोगों का निशाना बनता रहा। उसे रह रहकर अपनी माँ की फिक्र सता रही थी। वो पहले ही बेटी के गम में मुब्तला थी। उसकी गुमशुदगी ने उसकी माँ का क्या किया होगा। वो सोचों में गुम था। उसे यहाँ आए महीना होने को आया था तब उसे पता चला कि उसका बाप उसकी बहन का सौदा करने आया है, मगर वो बच्ची बहुत छोटी थी इसलिए वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। ये सुनकर उसकी नसें फूलने लगी, दिमाग फट रहा था। उसे कैसे भी करके अपने बाप का पता करना था। 1 साल 2 साल वो यूं ही दर बदर भटकता रहा और कभी किसी के बिस्तर पर तो कभी फुटपाथ पर फेंक मिलता। 5 साल गुजर गए थे। वो वापस नहीं जा सकता था। रोज़ मुशक्क़त के बाद वो अपनी माँ के लिए रोता था और फिर उसकी दवाएं रंग ले आईं और वहाँ से भागने में कामयाब हुआ तो अपने बाप को ढूंढा था। वो हमेशा की तरह जो एक अड्डे पर था। उसकी बहन का निकाह हो चुका था। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था। बहुत मुश्किल से बचते बचाते वो कोठे पर पहुंचा तो उसे महजबीन ने एक कमरे में बंद कर दिया। वो रो रहा था अपनी माँ के लिए। तब इस पर यह होलनाक इंकशाफ हुआ कि उसकी माँ उसके पीछे गई थी और कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और फिर कुछ वक्त बाद उसकी कटी फटी लाश मिली थी जिसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। वो बिखर गया था। करने वाला सब उसका अपना बाप था। ऐसे वक्तों ने महजबीन ने उसे सहारा दिया और दुनिया की नज़रों से छुपा दिया। उसकी सारी तालीम और तरबियत महजबीन ने की थी। वो उसे अपने साथ रखती। जितना कुछ उसे आता था वो सबूर को सिखाती जाती और वो उम्र में इससे बड़ी ज़रूर थी, मगर उसका तजुर्बा सबसे ज़्यादा था। इसने इस कोठे के लिए बहुत कुछ किया था और सबूर के लिए भी, लेकिन इसका खानदान तो बिखर चुका था। उसे अपने बाप से बदला लेना था। वो इस पर नज़र रखता और जिस शहर जाता इस पर नज़र रखता। फिर वक्त गुजरता गया। वो बड़ा हो गया। उसने अपने आदमियों के साथ एक टीम बनाई जिसमें लोगों को गंदे दरिंदों से महफूज रखा जाता था। जमील और सुबहान इसके खास आदमी थे। वो दोनों ही इसके और महजबीन की हकीकत से अनजान थे। वो महजबीन के लिए जज्बात रखता था, मगर वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता था। वो पुलिस फील्ड में ही इसलिए आया था और उसे बहुत खुशी हुई थी वजदान से मिलकर। वो लोगों के लिए काम करता था और इससे अच्छा इन लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। फिर एक कॉलेज जाते हुए उसने रिया का रास्ता रोका और उसे सारी हकीकत बता दी। सच में यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर अपने बाप के रवैये से वो अच्छे से वाकिफ़ थी और इसके नाते उसने सबूत से वादा किया था कि वो वापस उसके पास आ जाएगी और कभी नकाह नहीं करेगी। और ठीक नकाह के बाद वो सबूत के पास आ गई और सुबहान और जमील की वजह से उसे ये सब नाटक करना पड़ा था और इन दोनों ने उसे भागने में मदद की थी। किंग की मौजूदगी में वो इस पर जुल्म करते थे, मगर
मगर ज़्यादा नहीं, और कुछ निशानात वो जानकर खुद को देती थी ताकि इन दोनों को शक ना गुजरे। वो वहाँ से निकली तो उसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। जब अचानक वो वजदान की गाड़ी से टकराई थी, वो हद से ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। वजदान उसे लिए अपने साथ ले आया, और जब उसने वहाँ सबूर को देखा तो उसकी जान में जान आई थी। दोबारा से निकाह करने का मशवरा भी सबूर का था, क्योंकि उसके नज़दीक बचपन का निकाह नहीं होता। वजदान के साथ मिलकर दुश्मनों को धूल चटा रहा था। वजदान को इस बात को इल्म था कि किंग बुरा नहीं है, बल्कि वो हर कदम पर उसकी मदद ही करता था। वो अपने बाप को सबक सिखाना चाहता था। उसे लगता था रहा कि अगवा होने से उसका बाप कुछ न कुछ सबक ज़रूर हासिल करेगा, मगर इंतहा तब हुई जब उसने सिदरा का सौदा करना चाहा। वो एक लालची आदमी था और वक़्त के साथ साथ इसकी लालची बढ़ती जा रही थी। ये सब ठीक है, मगर तुमने इनके घर हमला क्यों करवाया? उसके खामोश होने पर वजदान ने सवाल किया तो उसने ना में सहलाया। मैंने कोई हमला नहीं करवाया, और मेरे लोग मालूम कर रहे हैं कि हमला किसने करवाया है। अभी वो इसी बात को कर रहे थे जब वजदान और सबूर दोनों का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ। फ़ोन उठाने पर जो खबर इन दोनों को मिली उससे इन दोनों के कदमों से ज़मीन छीन गई। शम्स साहब को किसी ने कत्ल कर दिया। अस्पताल की सीसीटीवी से एक शख्स नज़र आया, मगर चेहरा छुपा होने की वजह से लोग उसे पहचान नहीं पाए। रहा और सिदरा इतने वक्त बाद मिलकर खूब रोई थी, और अब भी वो अपने घर के बजाय सफ़ीर के घर में मौजूद थी। सबूर ने परेशानी से उसे देखा था। अगर इनका कत्ल किसी और ने किया है तो कौन है वो? क्या कोई और दुश्मन है? सबूर की बात पर वो चौंका था। क्या लगता है सबूर कौन हो सकता है जिसने कि उनसे दुश्मनी हो? उनकी हर एक से दुश्मनी थी। वो मेरा बाप था, मैं इसे सज़ा देना चाहता था, मगर मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। ना मेरा कोई ऐसा इरादा था। वो जो कोई भी है, इसने इतना बड़ा कदम ऐसे ही तो नहीं उठाया। सबूर महाजबीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इसकी बात पर सबूर चौंका था। वो क्या बताता कि इतने साल से गुनाह की एक दलदल में फंसा हुआ है, जिसे चाहकर भी बाहर नहीं आ सकता। कि इस वजह से इस पर कई एहसान थे। वो मेरी एक गलती है जो मेरे गुनाह का बढ़ा गई। इसने जितनी मदद की उसका शुक्रगुजार हूँ, मगर कुछ ऐसा है जो वो छुपाती है और कोई उससे वाकिफ़ नहीं। वो अपनी बात अभी मुकम्मल नहीं कर पाया था जब एक खबर ने उन दोनों को सकन कर दिया। महाजबीन भाई ने खुदकुशी कर ली है बॉस, वजदान का हलकार आकर उससे बोल रहा था। वो दोनों बेयकीनी से उसे देख रहे थे। वो दोनों फ़ौरन से वहाँ पहुँचे। तब सबूर के हाथ एक ख़त लगा जो किंग के नाम था। किंग, मैं जानती हूँ सच जानने के बाद तुम मुझसे नफ़रत करोगे, मगर मैं अब भी थक गई हूँ। सच्चाई को छुपा छुपा कर तुम्हारी माँ के मरने के पीछे सिर्फ तुम्हारा बाप ही ज़िम्मेदार नहीं था, बल्कि मैं इस सब में बराबर की शरीक रही थी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, और हम दोनों ने मिलकर वो सब किया था, और हमारा काम आसान भी, मगर मुझे इसकी असलियत मालूम हो गई। वो मेरा सौदा करने लगा था, मैं दूसरी बड़े आदमियों के साथ वक़्त गुज़ारती, और वो मुझे एक ढेला नहीं देता, और मैं इसकी मोहब्बत में हर चीज़ करने को तैयार थी। मैंने तुम्हारे माँ को रास्ते से हटा दिया, और जब शम्स की बकवास पड़ने लगी तो मैंने उसे भी हमेशा के लिए कोमा में भेज दिया। मगर मुझे शक था वो ज़रूर नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मैं थक गई हूँ अपनी इस ज़िंदगी से, इसलिए हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये ख़त उसके बाकी सवालों का जवाब था। हकीकत लफ़ थी, मगर वो सब्र कर गया। अब उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा था, जो उनके ज़ख्मों को मुनमिन कर गया था। सिदरा और सफ़ीर अपने घर में खुश थे। उनके 2 बच्चे थे। सफ़ीर का तबादला हो गया था, वो लाहौर शिफ्ट हो रहा था। वो तब से खिड़की में खड़ी माजी को सोच रही थी। उसका हँसता-बसता घर सब ख़त्म हो गया, तो अल्लाह ने उसे एक नया घर दिया था। वजदान और उसके बच्चे ज़ोहा और सोहम उसकी कुल कायनात थे। वो अपनी सोचों में थी जब वजदान ने पीछे से उसे अपने हिसाब में कैद किया था। उसके बाद साइड करते उसके कंधे को अपने लब रखे थे। किन सोचों में गुम हो आप कब आए? जब आप सोचों में उलझी हुई थी। उसने कमबख्ती पर लब रखे। वो बोला तो रहा, कोने से मुस्कुराते उसकी तरफ रुख कर गई। बहुत मिस किया मैंने आज आपको पूरा दिन। सोहम और ज़ोहा तो सिदरा के पास ही रुके। आज उसके गले में बाहें डालते वो मुँह बसोर कर बोली तो मुस्कुराते। उसने आस्था से उन लबों को अपने से छुआ था। कोई नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब मेरी जान का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा, शरारत से कहते उसने रिया को बाहों में भरा तो उसे ने कई मुक्के उसके कंधे पर मारे थे, मगर वो इसे बेड पर डालता इस पर अबर बनकर छाया था। आज से एक नई शुरुआत हमारी। उसकी बंद आंखों पर लब रखे वो इसके लबों को गिरफ्त में लेकर उसे दुनिया भुला गया। ख़त्म। बहुत ही अच्छा नावल था। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मैं बहुत सारे नावल अपलोड करती हूँ, तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में